करना है वो है पॉलीमराइजेशन। ये टॉपिक आप बेटा ओ लेवल्स में पढ़ कर आए हैं। पॉलीमराइजेशन ओ लेवल्स में आपने पॉलीमर्स की ना 2 टाइप्स पढ़ी थी बेटा, एडिशनल और कंडेंसेशन। एएस के अंदर हम सिर्फ एडिशनल पॉलीमराइजेशन पढ़ते हैं, और जितना मतलब नॉलेज ओ लेवल्स में आपके पास था वही नॉलेज बेटा यहाँ पर यूज होगा। कोई एडिशनल चीज आपको नहीं बताई जाएगी। बस जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से ज्यादा मुश्किल होंगे। पहले बेटा हम एडिशनल पॉलीमराइजेशन पर आ जाते हैं। पॉलीमर्स होते क्या है बेटा? व्हाट इज अ पॉलीमर? पॉलीमर आप कहते हैं कि व्हेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आप मोनोमर्स कहते हैं। तो व्हेन मोनोमर्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर केमिकली combined together, then we get a polymer। बट अगर आप इसकी वर्डिंग पर जाएं तो पोली का मतलब होता है मैनी, मर मीन मॉलिक्यूल, के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बेटा इकट्ठे हो जाते हैं इसमें। कैसे? हम इसकी एग्जांपल बेटा देखते हैं। अच्छा, हम जो करने जा रहे हैं ना बेटा वो है एडिशनल पॉलीमराइजेशन। बेटा एडिशनल पॉलीमराइजेशन के अंदर जरा कुछ कंडीशंस देख लीजिएगा। पहली कंडीशन के जो मोनोमर्स आपके होंगे इन एडिशनल पॉलीमराइजेशन में, मोनोमर्स आर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। ठीक है। दूसरी चीज बेटा, एक तो मोनोमर्स हमने बता दिए अनसैचुरेटेड होंगे इन एडिशनल पॉलीमराइजेशन। दूसरा, एडिशनल पॉलीमराइजेशन के अंदर नो स्मॉल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, ओनली अ पॉलीमर इज फॉर्म्ड। In additional polymerization, no small molecule is formed, only a polymer is formed। अच्छा बेटा, अब इसकी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। जबकि जो कंडेंसेशन है ना, जो भी आपकी सिलेबस में नहीं है, उसमें आपको पता है कि जब दो मोनोमर्स मिलते हैं तो पॉलीमर के साथ एक स्मॉल मॉलिक्यूल भी बेटा बनता है। बड़ा एग्जांपल में मैंने आपको बताया ना, मोनोमर्स का अनसैचुरेटेड होना बहुत लाजमी है। तो हम बेटा इथीन ले लेते हैं अभी। सर एक सेकंड पे अभी रिपीट सिंपल कीजिएगा। एग्जांपल। जी बेटा, एक सेकंड पे रिपीट कीजिएगा सर। 1 मिनट बेटा, सिर्फ 1 मिनट। ये ले बेटा। अच्छा बेटा, अब देखिए होगा क्या। थैंक यू सर। आप बेशक तीन, बेटा बेशक आप 3 इथीन 3 मोनोमर्स ले लें। वैसे मिनिमम जो है ना बेटा, ये थाउजेंड्स में लेते हैं मोनोमर्स। जब भी पॉलीमर बनाना होता है तो आपके जो मोनोमर्स हैं वो थाउजेंड्स में होते हैं। ठीक है, इस तरह 2-3 नहीं लेते। लेकिन हमने तो बेटा सिर्फ इसका एक यहाँ पर मेथड देखना है। तो होगा बेटा ये कि जो आपको डबल डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं ना, अच्छा ये याद रखें, पॉलीमराइजेशन के लिए बेटा आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, हाई प्रेशर देना पड़ता है, और बेटा कैटलिस्ट आपको यहां पर देना पड़ता है। लेकिन आपको बेटा ये कंडीशंस वगैरह याद नहीं करनी, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये खुद ब खुद नहीं हो रहा। इसके लिए कंडीशंस हम देते हैं, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट। अब होगा बेटा ये, जब आप ये सारा काम करेंगे ना तो ये बॉन्ड शिफ्ट होंगे बेटा बिटवीन दी मोनोमर्स। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड बेटा इधर शिफ्ट हो जाएगा। एडिशनल पॉलीमराइजेशन में सबसे आसान चीज अब ये है कि बेटा मोनोमर्स में जितने भी कार्बन है उन सबको आप इकट्ठा लिख दें। 1 2 3 4 5 6, मैं ऐसी इसकी नंबरिंग कर रहा हूं आपको एक चीज समझाने के लिए। देखिए बेटा, अभी कार्बन 2 और 3 के दरमियान तो बॉन्ड नहीं था ना रिएक्शन करने से पहले, लेकिन अब रिएक्शन के बाद क्या होगा, कार्बन 2 और 3 के दरमियान भी बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरीके से बेटा आप एक और चीज नोट कीजिएगा। बेटा कार्बन 3 और 4 के दरमियान पहले डबल बॉन्ड था,
लेकिन अब बेटा कार्बन 3 और 4 के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और कार्बन 4 5 के दरमियान बॉन्ड नहीं था पहले, लेकिन अब ये जो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, जिसको मैं बेटा ब्लू कलर से शो कर रहा हूं, ये वो पाई बॉन्ड है जो शिफ्ट हुआ है बेटा। और हाइड्रोजन बेटा आपने लगा देंगे। ये देखिए बेटा, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। क्या हुआ जी, 1 और 2 के दरमियान जो डबल बॉन्ड था वो बेटा बॉन्ड शिफ्ट हो गया है आगे 2 और 3 के दरमियान। 3 और 4 के दरमियान जो डबल बॉन्ड था बेटा वो शिफ्ट हो गया कहां पर, 4 और 5 के दरमियान। 5 और 6 के दरमियान जो डबल बॉन्ड था वो आगे शिफ्ट हो गया बेटा 6 और 7 के दरमियान। यही चेन आगे भी जा रही है बेटा, इसी तरीके से पीछे भी जा रही है। और बेटा इसका नाम क्या है, ये तो है आपके पास इथीन, इसका नाम क्या होगा, पोली इथीन या पोलीथीन। बेटा ये प्लास्टिक बैग जो होता है, बेटा प्लास्टिक बैग जो है ना ये डिकम्पोज नहीं होता। इस पॉलीथीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बेटा ये डिकम्पोज नहीं होता। और बाज लोग, अच्छा इसका फिर नुकसान क्या, अगर डिकम्पोज नहीं होगा तो बेटा इसका क्या फिर नुकसान होगा अगर ये एक बार ये बन गया तो परमानेंट है फिर इसी तरह? बेटा मतलब मिलियन ईयर्स लगते हैं ना डिकम्पोज होने में, तो हम उसको यही एज्यूम करते हैं कि ये नॉन मतलब ये डिकम्पोज नहीं हो सकता। अगर आप इसको बर्न करते हैं बेटा, प्लास्टिक को बर्न करते हैं, तो उससे फिर नुकसान ये है बेटा कि टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, इसलिए हम इसको बर्न भी नहीं कर सकते क्योंकि टॉक्सिक गैसेस निकलेंगी। और बेटा अगर ये सॉइल में चला जाता है तो प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, क्योंकि बेटा जब सॉइल के अंदर जाएगा तो उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे रूट्स को। इस तरह लेक्स वगैरह में जाता है बेटा, तो जो इक्वेटिक लाइफ है वो अगर इसको खा लेती है तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, अंदर उनका चौक हो जाता है सारा और वो उनके मरने के चांस हैं। इसलिए बेटा ये प्लास्टिक जो है ना इस पर बैन लगाया जाता है कि ये एक दूसरा नुकसान इसका बेटा ये है कि जो प्लास्टिक मटेरियल है ये डिकम्पोज भी नहीं होता, तो आपकी जो लैंडफिल साइट्स हैं ये आपकी खत्म होती जा रही है बेटा, ठीक है। और अब तो ये कर रहे हैं बेटा कि ऐसा प्लास्टिक मटेरियल अब बनाया जा रहा है कि जो बायोडिग्रेडेबल है। ये तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है ना, इसको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन आपने देखा होगा आजकल जो स्टोर्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स, उनमें लिखा होता है कि जो प्लास्टिक बैग है ये बायोडिग्रेडेबल है। चलें इस पर तो हम बाद में आएंगे, पहले अब थोड़े से मजीद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें कि कैसे मोनोमर से आप पॉलीमर, और पॉलीमर से दोबारा कैसे आप बेटा मोनोमर की तरफ आएंगे। अगर वो आपसे ये कहे कि आपने प्रोपीन का बेटा पॉलीमर बनाना है, प्रोपीन, तो देखिए बिल्कुल आसान है। आप पहले प्रोपीन का ना बेटा आप पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। दिस इज द प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है जी प्रोपीन। इसका आपने बनाना है पॉलीमर। बेटा आपको मैंने बताया कि जब भी एडिशनल पॉलीमर बनाना होगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आपने स्पेशल पहले लिखें क्योंकि ये मेन पार्ट है। और दूसरी चीज जो मैं बताने लगा वो गौर से सुने बेटा, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, इसके राइट और लेफ्ट साइड पर आपने कोई चीज अटैच नहीं करनी। बस जो भी चीजें अटैच करनी है ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट खाली रखेंगे। बेटा इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है तो इसके ऊपर और यहां एक नीचे लगा दें। बेटा इस कार्बन के साथ एक H है और एक बेटा मिथाइल है, वो ऊपर लगा दें। आपने राइट और लेफ्ट जो है ना कार्बन की बेटा ये वाली जगह और ये वाली जगह खाली रखनी है ताकि रिएक्शन करना आपको समझ आए कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। अब बेसिकली ना ये जो बेटा जितने भी मोनोमर्स है ना वो बनते इथीन से हैं, ये बात भी याद रखिएगा। जितने मोनोमर्स हैं इथीन से बनते हैं। भला कैसे? इथीन को बेटा, इथीन के इस H को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया तो प्रोपीन बन गया। इस H को CH3 से। बेटा अगर आपने इसका पॉलीमर बनाना है तो आप बस शॉर्टकट भी ऐसे बना सकते हैं, डबल बॉन्ड इसका खत्म करें तो ये बेटा आपका क्या बन गया, पॉलीमर बन गया पॉलीप्रोपीन। ये पॉलीप्रोपीन है बेटा, ये जो हार्ड प्लास्टिक होता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को पैकिंग किया जाता है वो इस प्लास्टिक से किया जाता है, पॉलीप्रोपीन हार्ड प्लास्टिक है। बेटा आप एक चीज अब समझें कि जब भी पॉलीमर बनाना है, जी बेटा ये भी प्लास्टिक है। अगर आप इनके ग्रुप फर्दर चेंज करते हैं ना, H की जगह आप Cl लगा देते हैं, इथीन के H की जगह Cl लगा देते हैं, तो बेटा PVC पाइप्स बन जाते हैं। अगर इथीन के इस H की जगह मैं क्लोरीन लगा दूं तो ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है जो आप घरों में
सैनिटरी का जो सामान होता है ना, पाइप वगैरह प्लास्टिक के जो होते हैं, वो इस मटेरियल से बनते हैं। वो भी प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक। सिर्फ प्लास्टिक बनते हैं? सिर्फ प्लास्टिक नहीं, ग्रुप चेंज करने से बेटा ये फॉर एग्जाम्पल इस H की जगह मैं लगाता हूं C6H5, तो ये बेटा आपको पता है क्या बना देता है? ये जो स्टाइरोफोम नहीं होता जो आप स्कूल में जिसमें आप चाय पीते हैं, वो मटेरियल बन जाता है। अगर इस H की जगह मैं C6H5 लगा दूं तो ग्रुप चेंज करने से ये डिफरेंट चीजें आपको बनाता जाएगा। मेनली प्लास्टिक टाइप चीजें बनती हैं मेनली। अच्छा बेटा, अब एक चीज समझ लें कि जब भी मोनोमर से पॉलीमर बनाना है, डबल बॉन्ड खत्म कर देना है, और जब भी पॉलीमर से मोनोमर बनाना है, डबल बॉन्ड आपने ड्रॉ करना है। अब आपको ये क्वेश्चन दे सकता है कि जी एक आपके पास यहां पर ये पॉलीमर है, ये जी, पहले तो आप बताएं ना इसकी रिपीटिंग यूनिट कितनी है जी, मतलब कितने कार्बन के बाद यूनिट रिपीट हो रहा है। तो आप बेटा अगर गौर से देखें, 2 कार्बन। हमेशा बेटा 2 कार्बन के बाद यूनिट रिपीट हो रहा होगा। ये देखें, ये जो यूनिट है ना बेटा CCl CH CH2, यही चीज आगे फिर रिपीट हो रही है या नहीं हो रही? यस जी सर। बेटा। हाँ, तो जब भी वो आपसे ये कहे कि आप जी इस पॉलीमर का, इसका नाम है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, कि आप इस पॉलीमर का मोनोमर ड्रॉ करें, तो पहला काम आप मार्क कर लें रिपीटिंग यूनिट को, और रिपीटिंग यूनिट को मार्क करने के बाद जो 2 कार्बन होंगे उनमें डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दें, तो ये बेटा आपका बन जाएगा मोनोमर। इस तरीके से आपने मोनोमर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन मैंने निकाला हुआ है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। जी बेटा, ये आपको नजर आ रहा है कि इसको थोड़ा सा और बेटा मैं मतलब बड़ा करूं पिक्चर को? सर आ रहे हैं ना सर। गिव 2 रीजन व्हाई पॉलीथीन शुड बी रीयूज और रिसाइकल रादर देन जस्ट थ्रोन अवे। बेटा पॉलीथीन को कह रहा है रीयूज क्यों करना सर नॉन चाहिए? बायोडिग्रेडेबल है और टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस करता है जब बेटा तेरा देखिए, यस, ये सारी रीजन है बेटा, इसमें से कोई 2 तो याद कीजिएगा ना। अगर रीयूज नहीं करेंगे बेटा तो वो आपकी लैंडफिल साइट को क्या करेंगे, फिल करना शुरू कर देंगे। तो सेव स्पेस इन लैंडफिल। रीजन जूम कर दें सर, नजर नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, बेटा पहली रीजन बता रहा है कि सेव स्पेस इन लैंडफिल। दूसरी तो बिल्कुल बिल्कुल कॉमन सेंस कि आप इसको अवॉइड करेंगे लीटर से। अच्छा, प्रिवेंट आइसोर, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बेटा जो साइंटिफिक रीजन है वो लिखिएगा, ये 2 तो बिल्कुल फजूल सी है, इसको आप स्किप कर दें। नॉन बायोडिग्रेडेबल है पहली, सेव स्पेस इन लैंडफिल, कंजर्व नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हार्मफुल इंसिनरेशन प्रोडक्ट। इंसिनरेशन प्रोडक्ट ये होते हैं कि जब आप उसको बेटा हीट करते हैं तो हीट करने से टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है बेटा, सर कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम टॉक्सिक गैसेस लिख दें इसकी जगह? ठीक है बेटा, ठीक है। ऑन बर्निंग आप कहेंगे कि टॉक्सिक गैसेस आर प्रोड्यूस ऑन बर्निंग, और हार्मफुल टू वाइल्ड लाइफ, हार्मफुल टू वाइल्ड लाइफ बेटा। तो इसमें से आप अब जरा देखें, फिर हम क्वेश्चन एक दफा रीड करते हैं। वो कह रहे हैं जी कि आप इस प्लास्टिक को रीयूज क्यों करते हैं फेंकने के बजाय? तो आपने बता दिया जी इसलिए रीयूज करते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और अगर इसको बर्न करेंगे तो टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होंगी बेटा, और आप स्पेस को सेव कर रहे हैं अपनी साइट्स को। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाइए। पार्ट ऑफ अ पॉलीमर चेन प्रोड्यूस बाय द सेम टाइप ऑफ प्रोसेस एज पॉलीथीन इज शोन। ये बेटा आपके पास एक पॉलीमर है, पहला काम तो मैंने आपको बताया है कि जब भी वो आपसे कहे ना कि आप मोनोमर बनाएं, तो आप बेटा रिपीटिंग यूनिट को मार्क कर लिया करें अपनी आसानी के लिए। तो रिपीटिंग यूनिट को मार्क करते हैं जी, बताएं। मैंने कहा है 2 कार्बन के बाद यूनिट रिपीट हो रहा होता है भाई, 2 कार्बन के बाद। तो ये देखें, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, तो इन 2 कार्बन के बाद ये यूनिट रिपीट हो रहा है भाई। ये देखिए, यही चीज आगे रिपीट हो रही है या नहीं हो रही, बताएं जरा। जी यस सर। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं इसको मार्क करके दिखाता हूं बेटा, ये देखिए
यही चीज आगे आपकी रिपीट हो रही है। और ये देखिए बेटा, यही चीज फिर आगे बेटा रिपीट हो रही है। तो पहले आप रिपीटिंग यूनिट को मार्क करें, मार्क करने के बाद उन दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड, और उसने डिस्प्लेड बोल्ड में लिखा है तो तमाम बॉन्ड शो करने हैं। तो इस कार्बन के साथ बेटा 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ बेटा सी, ये कौन सा ग्रुप है कोई बता सकता है बेटा? सर कीटोन है या एस्टर है? एस्टर है बेटा। सी एस्टर डबल बॉन्ड ओ, जी बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एंड CH3। और बेटा इसी तरीके से इस कार्बन के नीचे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बेटा आप ऐसे करेंगे। इस तरीके से बेटा आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। देखिए, 1 मार्क उसने फुल मतलब डिस्प्लेड फार्मूला का लिखा है। जो बच्चा यहां CH3 लिखकर आ जाएगा उसका 1 मार्क तो गया। अच्छा बेटा, अब थोड़े से MCQs भी मैंने इसके निकाल के रखे हैं जो कि अच्छे खासे ट्रिकी हैं बेटा। इसमें परेशान नहीं होना, अगर आपसे नहीं होंगे मैं आपको समझाता हूं। पहले इसको रीड कर लें बेटा खुद, और मुझे बताएं कि आंसर समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ जी बेटा, क्या आंसर होना चाहिए जी इसका? ABCD। सी सर। पहले तो बताएं कि ये एडिशनल पॉलीमर बनाकर देगा या नहीं देगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन? यस सर। है सर। कहना चाहिए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ABCD? सी सर। सी, क्योंकि बेटा मार्किंग स्कीम से देख लिया होगा। नहीं नहीं सर, अभी अभी सोचा। यस सर, देखा था, सी है। कैसे है जी, कैसे है? सर जो उनसे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, उनका डबल बॉन्ड ब्रेक होकर उनकी साइडों से बॉन्ड्स निकल आएंगे। एग्जैक्टली, वेल डन। अब्दुल्ला यासीन ने बताया बेटा, वेल डन, जी जी। बिल्कुल ठीक बताया जी। बेटा इसकी बात जरा बेटा सर एक दफा उसने फिर बोलो कहा भी ताकि है इन ना। बच्चों को समझ आए। बेटा जरा ऊंची आवाज से बोलो ना अब्दुल्ला यासीन। जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है ना, उनका डबल बॉन्ड टूट जाएगा और उनके साइड में से बॉन्ड फ्री हो जाएंगे। तो मैं भी इनको करके दिखाता हूँ बेटा। अब ये देखें कि अब्दुल्ला यासीन ने क्या बताया। ये देखिए, दिस इज फर्स्ट साइक्लोहेक्सीन। मैं इसका रिंग बेटा ऐसे बना देता हूँ, चले। और ये बेटा मैं यहां बना देता हूं दूसरा साइक्लोहेक्सीन। डबल बॉन्ड को हम किसी और कलर से शो करते हैं ताकि हमें पता हो कि ये बॉन्ड बने। ये है, ये क्या होता है जी जब भी बॉन्ड बनता है कि डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है जी ऐसे, ये और ये बेटा इधर। बेटा ये दो रिंग्स बेटा भी इस बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए ऐसे करके, ऐसे इस बॉन्ड से कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है ये। और ये जो बॉन्ड है बेटा ये यहां से निकल गया ऐसे। जहां पर बॉन्ड बनता है ना बेटा, उसके नेक्स्ट कार्बन से नया बॉन्ड बनता है। देखिए यहां पर एक बॉन्ड बना है, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट होगी। तो यहां पर बेटा बॉन्ड बना है, तो ये जो पाई बॉन्ड था ये नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट हो गया। इसी तरह बेटा यहां पर इसका इधर से बॉन्ड बन रहा होगा जो दूसरा साइक्लोहेक्सीन बना रहा हो। तो ये बेटा आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा। बताएं ये कौन सा स्ट्रक्चर है जी? ABCD। सी है सर। बेटा ए इसलिए रॉन्ग है, देखें ए इसलिए रॉन्ग है कि जो कार्बन नया बॉन्ड बना रहा होता है ना, सपोज ये कार्बन नया बॉन्ड बना रहा है अभी, तो इसके राइट और लेफ्ट पर ये बेटा होना चाहिए था। ये इसके राइट या लेफ्ट पर होना चाहिए था, यहां नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। बी क्यों रॉन्ग है? जो कार्बन बॉन्ड बना रहा है बेटा, ये जो नया बॉन्ड आपने शिफ्ट किया है, जो पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, वो इस यहां पर शिफ्ट होना चाहिए था, इधर और इधर, तब ठीक होना था। यहां पर आप देखें बेटा ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और ये आपका बेटा ये दो नए बॉन्ड्स उसी के एडजेसेंट कार्बन पर होने चाहिए, और ये तो बेटा बॉन्ड शो ही नहीं कर रहा। तो ये आप अरेंजमेंट अगर देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है ये। जी सर। जी अगर सर। किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता दें सर बेटा। डी में क्या किया हुआ है इन्होंने? बेटा बी में देखें, डी में हाँ डी में तो बेटा उसने ये बॉन्ड ही शो नहीं किया ना, ये वाला बॉन्ड ही शो नहीं किया बेटा। ये बॉन्ड मतलब नया बॉन्ड तो बनता है ना बेटा जब दो मोनोमर शिफ्ट हो। जब मैं, एक मिनट, ये देखें बेटा, इस एग्जांपल में देखें कि जब हमने मोनो पॉलीमर बनाया था तो क्या ये नया बॉन्ड बना था या नहीं बना था? यस सर।
एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है बेटा। तो यहां पर देखें इस एग्जांपल में, क्या ये सिग्मा बॉन्ड आपको नजर आ रहा है इधर कोई नया? नहीं। नहीं, इसलिए बेटा ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहां पर ठीक होगा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, वो भी इसी टाइप का ही है, इसको जरा बेटा बताएं कि इसमें स्ट्रक्चर 1 ठीक है, 2 ठीक है, या 3 ठीक है, या 2 ठीक है, या सारे ठीक है? कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर 2 ठीक है। 2 ठीक है बस, या और भी वन कोई भी ठीक? ठीक है सर, वन भी ठीक। अच्छा, 1 भी ठीक है। 1 कैसी ठीक है भाई? सर उसमें बॉन्ड नहीं शो कर रहा वो। हाँ, हाँ नहीं, वन नहीं ठीक सर, उसमें बॉन्ड नहीं शो 1 नहीं ठीक। अच्छा, 2 ठीक है, और 3? थ्री तो 2 and 3। 2 और 3। मैं बेटा ये कहता हूँ कि 1 and 2 इज करेक्ट, 3 रॉन्ग है, 1 2 करेक्ट है। अब जरा रीजन समझ लें क्यों। तो उसमें 3 को तो बेटा मैं इसलिए यहां पर निकाल देता हूं कि उसने कहा है कि आप जो पॉलीमर है ना, जो आपका मोनोमर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ साइक्लोहेक्सीन है। तो आप ये देखें, चलेंगे 3 साइक्लोहेक्सीन तो आगे, ठीक है। तो भाई इन रिंग्स को आपस में कनेक्ट होना चाहिए। यहां पर बेटा ये जो कार्बन है ये कहां से आए हैं? ये वाले कार्बन कहां से आए हैं? कार्बन तो सारे रिंग के अंदर लगे हुए हैं, रिंग से कार्बन बाहर कैसे निकल गया? रिंग तोड़ना तो आपने है नहीं। बेटा मुझे ये बताएं, यहां पर आप अगर इन कार्बन्स को देखें, क्योंकि ये जो बेटा जंक्शंस है ना, ये कार्बन को शो कर रहे हैं, ये और ये कार्बन्स कहां से आए भाई? रिंग तो नहीं टूटा, सिर्फ पाई बॉन्ड टूटा है। तो इसलिए ऑप्शन 3 तो गलत है ना बेटा। यस सर। यस सर। अब ऑप्शन 1 और 2 कैसे ठीक है उस पर आ जाते हैं। पहले मैं आपको ऑप्शन 2 बनाकर दिखाता हूं। ऑप्शन 2 बेटा ये है मेरे पास। ये बेटा थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए इसको गौर से देखें। ये बेटा एक साइक्लोहेक्सीन है। मैं क्योंकि बेटा 2 बनाना चाह रहा हूं, तो 2 बनाने के लिए मुझे 4 साइक्लोहेक्सीन लेने होंगे, तब ये स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन पहले मैं सिर्फ 2 लेता हूं बेटा, और बेटा ये एक और मैं ले रहा हूं साइक्लोहेक्सीन, ऐसे। अब बेटा अगर मैं इनका यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट कर दूं, ये इधर जाए और बेटा ये इधर चला जाए, तो आपके पास ये चीज बनेगी जी। ये देखिएगा, ये और ये, यहां तक ठीक है भाई? जी सर। ये मैंने भी ये चीज बनाई है, देखिए ये वाली। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब 2 रिंग्स और लेने हैं बेटा। अब मैं 2 रिंग्स और लेता हूं, ठीक है जी, और थोड़ा ऊपर करके लिखता हूं, क्योंकि उसकी अरेंजमेंट बेटा इस तरह की है। ऐसे करके बेटा, थोड़े से छोटे मुझे बनाने पड़ेंगे, वेट, ऐसे। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूं और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दूं, तो अब जरा देखिएगा क्या चीज बनेगी मेरे पास। ये तो बेटा मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, जो पहले मैं बना चुका हूं। और बेटा ये जो बॉन्ड है ना अभी ये वाला, ये अब बेटा यहां पर नया बॉन्ड बनने जा रहे हैं। आपकी मर्जी, आप यहां से जोड़ दें या ऊपर से जोड़ दें, इसके अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो मैं यहां से जोड़, बेटा इस बॉन्ड को ये जो ये है कि मैं यहां से जोड़ देता हूं, इस बॉन्ड से यहां से, क्योंकि आपको पता है, बल्कि यहीं से ही जुड़ेगा बेटा, क्योंकि देखें जहां से बॉन्ड शिफ्ट होता है ना, उसके नेक्स्ट कार्बन से नया बॉन्ड बन रहा होता है, तो यहीं से ही जुड़ेगा। ये देखें बेटा, यहां पर बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो मुझे यहां से बॉन्ड निकालना होगा, यहां से। तो ये चीज बेटा आपके पास बन रही है ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 बेटा समझ आया कैसे बने? पहले मुझे ये बताएं, वरना मैं इसको फिर समझा देता हूं, अगर नहीं समझ आया तो। सर आ गया समझ। अच्छा, अब मैं आता हूं बेटा 1 की तरफ, कि 1 कैसे बना। 1 सबसे आसान है बनाना, 1 बनाना इससे भी आसान है। 1 उसका मोनोमर है सर। 1 बेटा ऐसे नहीं, मोनोमर बेटा यही होगा साइक्लोहेक्सीन। 1 ऐसे होगा कि मैं 3 साइक्लोहेक्सीन लूंगा, जरा देखना 4 नहीं लूंगा, 3 लूंगा, और उसको इस पोजीशन पर, ये 1 है बेटा,
ये 2 और ये 3 लूंगा, इनको ऐसी पोजीशंस दूंगा ना कि चौथा रिंग खुद ब खुद बनेगा बेटा, आप देखिएगा अभी। अब मैं ये वाला रिंग बेटा बना रहा हूं, ये वाला रिंग इसी पोजीशन पर बनाए जिस तरह यहां बना हुआ है, इसी पोजीशन पर ऐसे। और ये बेटा उसका डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। तीसरा बेटा ये है, इसको भी इसी पोजीशन पर बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक था। ये देखिए, अब बेटा मैं क्या करता हूं, अब बेटा मैं इस तरह करता हूं कि यहां से इसको इधर, इसको इधर, और बेटा इसको इधर शिफ्ट करता हूं। तो आपने गलत बॉन्ड लिया सर। नए बॉन्ड्स जो है बेटा, नए बॉन्ड्स जो है वो मैं रेड कलर से शो करूंगा। बेटा ये देखिए, एक जो ये बॉन्ड बना है वो मैं इधर लगा रहा हूं ऐसे। रिंग इतना अच्छा नहीं बनेगा लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बेटा यहां से जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ है उसको मैं ऐसे लगा देता हूं। एक पोजीशन बेटा इसकी मैं जरा ठीक कर लूं, वेट। ये ऐसे, ये बेटा रेड बॉन्ड इधर आएगा ऐसे, ठीक है। नो, ये बेटा इस तरीके से, इसको थोड़ा सा मैं क्लोज कर लेता हूं क्योंकि ये ऐसे बेटा, ये जो बेटा बॉन्ड बना है ना अभी ये वाला, ये मैं यहां पर शो कर रहा हूं जी ऐसे, ये और ये बेटा आपका बॉन्ड इधर आ जाएगा ऐसे। लेकिन इसकी 6 साइड्स बेटा बन गई या नहीं बनी इस दरमियान वाले रिंग की? यस सर, बन गई है। बन गया, लेकिन थोड़ा सा इसको ड्राइंग बेटा आप इसको करेंगे क्योंकि टैब पे लिख रहा हूं, तो इस तरीके से बेटा इसकी अरेंजमेंट है। अगर आप ये सीक्वेंस याद कर लेना कि ये इस तरीके से क्लोज आ रहे हैं कि बीच में एक और हेक्सागोनल रिंग बेटा बन रहा है, तो इसलिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बेटा करेक्ट है। ऑप्शन 3 आपका रॉन्ग है क्योंकि रिंग ब्रेक तो नहीं हो सकता, ये कार्बन एक्स्ट्रा इसने डाले हुए, ठीक है, इसलिए ऑप्शन 3 रॉन्ग। बेटा ये थे हमारे क्या नाम है पॉलीमराइजेशन। अब हमारे पास बेटा टाइम है यहाँ पर 75 मिनट्स या बल्कि 90 मिनट्स है बेटा। अब हम आते हैं हेलोजन एल्केन्स के ऊपर, ठीक है। सर पॉलीमर का इससे मुश्किल कोई सवाल नहीं आता? बेटा एमसीक्यूज के यही थे जो मुझे मिले। वैसे आसान ही आते, इतने मुश्किल नहीं आते, और लाजमी नहीं है बेटा कि हर उसमें आए हों। आप देखेंगे कि जो ईयरली क्वेश्चन है उसमें हर दफा वो इससे नहीं देता, ये भी काफी पुराने क्वेश्चन हैं। इसके स्ट्रक्चरल कैसे होते हैं? बस वही होते हैं? स्ट्रक्चरल बेटा आपको मैंने एक करवाया है, असल में ये टॉपिक से कम आते हैं। उसकी रीजन बेटा ये है कि ये आप ओ लेवल्स में कर चुके हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आप ओ लेवल्स में कर चुके हैं ना, वो दोबारा एएस में कम ही पूछता है बेटा। देखिए स्ट्रक्चर मैंने आपको कराया, ये आया हुआ बेटा जो बिल्कुल ओ लेवल्स में आपसे पूछता रहे। क्या आप इसका रिपीटिंग यूनिट बताएं? ठीक है सर। अच्छा बेटा अब आ जाए हेलोजन एल्केन्स। अच्छा बेटा हेलोजन एल्केन्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमारा क्या है कि कार्बन के साथ हेलोजन लगा होगा। हेलोजन एल्केन में जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन के साथ हेलोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, यहां आ जाएगा बेटा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और पीछे बेटा आप चले हम मिथाइल से कर लेंगे।
बेटा पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए यहां पर कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव हेलोजेनो एल्केन कौन सा है, मतलब रिएक्टिव का मतलब है कौन, कहां पर बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा बेटा? सर आयोडीन। यस बेटा, तो आपने बताना है कि जो इसकी रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी जो है बेटा वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, और उसकी रीजन आप क्या बताएंगे कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है और इसको ब्रेक करना फिर हमारे लिए क्या हो रहा है बेटा, आसान हो रहा है। अच्छा, हेलोजेनो एल्केन्स बेटा पोलर मॉलिक्यूल है नॉन पोलर है, ये बता दें। पोलर है सर। ये पोलर मॉलिक्यूल है बेटा, आप सब देखें इधर कि ये फ्लोरीन इज स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो है ये पोलर, ठीक है। और इनकी रिएक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर। बेटा इसमें मुझे इनके वो टेस्ट रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना, क्या नाम है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कि ये क्लोराइड क्या देता है, ब्रोमाइड, और उनके रिएक्शंस ये आते हैं ना, पीरियोडिसिटी में हम कर चुके हैं। जी सर आते हैं। हाँ, बल्कि ग्रुप 17 में। अच्छा बेटा हम इनके रिएक्शंस पर आते हैं, तो आपके ख्याल में बेटा, आपके ख्याल में ये जो हेलोजेनो एल्केन है, सपोज किया जी हमारे पास, सर वो रिएक्टिविटी का पूछे, बॉन्ड लेंथ का ही बताना है ना? जी बेटा बॉन्ड लेंथ का बताना है, और साथ में उसको बताना है कि यहाँ पर लेस एनर्जी चाहिए इसलिए ये रेडिली रिएक्शन दे देगा, और वहां पर बेटा बॉन्ड लेंथ को फिर रिलेट करना है स्ट्रेंथ के साथ। बेटा अगर आप बता रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है तो बताएं इट मींस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। और कोई फैक्टर्स हैं जो हम इधर देख सकते हैं? नहीं बेटा नहीं। बस ठीक। अब बेटा मुझे ये बताएं कि जो हेलोजेनो एल्केन है, पोलर मॉलिक्यूल है, हमने देखना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन देगा। क्या ये एडिशन रिएक्शन दे सकता है बेटा? नहीं सर। एडिशन नहीं दे सकता क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है बेटा। तो अब एक चीज तो क्लियर होगी कि अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो इसने फिर कौन सा रिएक्शन देना है बेटा? एडिशन नहीं देगा तो कौन सा देगा? सब्स्टिट्यूशन। सर सब्स्टिट्यूशन। बेटा सब्स्टिट्यूशन के लिए अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं एक्वस NaOH और हीट अंडर रिफ्लक्स। कोई ऐसा बच्चा है जिसको रिफ्लक्स का मतलब नहीं पता बेटा? रिफ्लक्स का मतलब ये होता है कि आप अपने रिएक्शन मिक्सचर को बेटा, ये हमारा है पियर शेप फनल है बेटा, यहां पर आपने वर्टिकल कंडेंसर लगाया होता है, बस वर्टिकल कंडेंसर ऊपर से ओपन होता है, और यहां बेटा आप इसको हीट कर रहे हैं। ये आपका बेटा यहां पर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सपोज, और आपने इसमें NaOH डाला है और हीट कर रहे हैं। बेटा हीट करेंगे ना तो ये जो ब्रोमो इथेन है इसके वेपर्स बनेंगे, लेकिन क्या ये वेपर्स इस लॉन्ग नेक फ्लास्क से बाहर चले जाएंगे या नहीं बेटा? नहीं सर। नहीं, ये जो कोल्ड वाटर है ये क्या करेगा बेटा, इन वेपर्स को कंडेंस करेगा। तो ये होता है हीट अंडर रिफ्लक्स, कि आप हीट भी कर रहे हैं और वेपर्स को बाहर भी नहीं जाने दे रहे। दिस इज द हीट अंडर रिफ्लक्स। बेटा बताइए क्या रिएक्शन होगा जी? सर Cl और OH सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और साथ NaCl बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेलोजेनो एल्केन्स हैं ये बेटा कौन से रिएक्शन देते हैं फिर, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि एक जो न्यूक्लियोफाइल है ना बेटा OH, उसने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया। तो हेलोजेनो एल्केन कौन से रिएक्शन देंगे? सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। यस बेटा, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो रहा है। अच्छा, इस रिएक्शन के मुकाबले में मैं बेटा यहां पर एक और रिएक्शन भी करवाता हूं वाटर के साथ। बेटा अगर मैं वाटर के साथ भी रिएक्शन करवाऊं ना, इस CH3 CH2 Cl का, तो वाटर के साथ भी रिएक्शन हो जाता है, अलबत्ता स्लो होता है। NaOH के मुकाबले में काफी स्लो रिएक्शन होगा, लेकिन हो जाएगा। और क्या बनेगा जी बताएं, शाबाश। यहां पर भी अल्कोहल और HCl। यहाँ पे भी अल्कोहल बनेगा और जी बेटा, यहां पर भी आपके पास ये जो Cl नेगेटिव है ये OH इसको रिप्लेस कर देगा, और CH3 CH2 OH प्लस HCl बने। देखिए रिएक्शन इधर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रिएक्टिव पार्ट है ना बेटा, इसलिए यहां पर रिएक्शन हो रहा है कि दिस इज द रिएक्टिव पार्ट। अच्छा, अब मैं 2-3 रिएक्शन और करा के बेटा फिर आता हूं इसके मैकेनिज्म पर।
बल्कि पहले चले मैकेनिज्म देख लें बेटा इसका। मैकेनिज्म से पहले बेटा मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजेनो एल्केन बता दूं। आप में से कोई बता सकता है बेटा क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के हेलोजेनो एल्केन होते हैं? There are 3 types of them, primary, secondary, tertiary. बेटा तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजेनो एल्केन बेटा अगर वो आपसे ड्रॉ करने के लिए कहे तो अक्सर बच्चे गलत ड्रॉ करते हैं। गौर से अब देखिएगा कैसे आपने ड्रॉ करना है बेटा। हेलोजेनो एल्केन में एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी और एक है टर्शरी। आपसे वो कार्बोकेटाइन नहीं पूछता बेटा। कार्बोकेटाइन के अंदर आपको मैंने कहा था कि कार्बन के ऊपर प्लस साइन डालना है और 3-3 बॉन्ड बनाने। यहां तो पूरा स्टेबल मॉलिक्यूल है तो आपने बेटा 4 बॉन्ड ही शो करने हैं कार्बन के हेलोजन लगाकर। आपको पता है कि जो प्राइमरी होता है बेटा, प्राइमरी हेलोजेनो एल्केन, उसमें जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन आप इस कार्बन को कहते हैं बेटा जो फंक्शनल ग्रुप के साथ होता है। अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं या अल्फा कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्ट होता है। तो आप देख लें बेटा ये अल्फा कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन, याद रख ले निशानी कि अल्फा कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 1 कार्बन। सेकेंडरी में बेटा ये होता है, सेकेंडरी में कि आपको जो अल्फा कार्बन है इस तरीके से बेटा आपने ड्रॉ करना है। पहले ये पार्ट ड्रॉ करने के बाद फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी में अल्फा कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन होता है बस। तो बाकी 2 बॉन्ड्स जाहिर बात है कार्बन होंगे फिर उसके पास बेटा। जितनी मर्जी लंबी चेन बढ़ा दें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्फा कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2 एल्काइल ग्रुप्स या अल्फा कार्बन हैज ओनली 1 हाइड्रोजन। और टर्शरी के अंदर बेटा ये ड्रॉ करने के बाद अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा बल्कि तीनों कार्बन अटैच होंगे एल्काइल ग्रुप। तो ये बेटा इनकी क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब बेटा हम आते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। जो भी हमने किया ना एक रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये हमने बेटा रिएक्शन किया है, बेटा वो आपको ये रिएक्शन भी लिख सकता है और इसकी आयोनिक फॉर्म भी दे सकता है। आयोनिक फॉर्म जब देगा तो सोडियम से सोडियम कैंसिल आउट करके बेटा इस तरह लिख देगा। तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक चीज अभी तक हमने बेटा यहां पर नोटिस नहीं की, जो आप NaOH यूज कर रहे हैं बेटा इस रिएक्शन में, जो आप NaOH यूज कर रहे हैं वो आपने बेटा किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया हुआ है, ये चीज हमने अभी तक नोटिस नहीं की। वाटर में। जी बेटा वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है ना। आपके पास बेटा एक्वस एल्कली है, एक्वस एल्कली, अल्कोहलिक नहीं है, क्योंकि अल्कोहलिक का मैं आपको एक और रिएक्शन बताऊंगा। तो बेटा ये पॉइंट आपके ज़हन में होना चाहिए कि जब भी एक्वस एल्कली होगा तो देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हेलोजेनो एल्केन। एक्वस एल्कली गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, में ऊपर लिख देता हूं। एक्वस एल्कली जो है, एल्कली से बेटा कोई भी वाटर सॉल्युबल ना मेटल हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम भी ले सकते हैं आप पोटाशियम भी ले सकते हैं। तो एक्वस एल्कली गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेटा मैकेनिज्म पर आते हैं। मैकेनिज्म में आपको पता है चार्जेस, डायपोल, करली एरोज, लोन पेयर, ये सब चीजें आपको ड्रॉ करनी। ठीक है बेटा। अब बेटा मैं इसको जरा डिस्प्ले में लिखता हूं, CH3 CH2 Cl। अच्छा इसके 2-3 स्टाइल है बेटा लिखने के, मैं आपको एक और भी बता दूं तरीका। बेटा इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें कि
अगर 3D में लिखना चाहते हैं ना बेटा, ये H, ये Cl, ठीक है बेटा, ये आपके पास एक और H आ गया ऐसे, और ये बेटा आपके पास आ गया CH3। तो आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी लिख दें, जब तक कि उसने आपको ऑप्शन दिया हुआ है तब तक, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेट के अंदर बेटा मैकेनिज्म ये लिखना ज्यादा आसान होता है, तो मैं इसलिए डिस्प्लेट की तरफ ही जाऊंगा। जी बेटा। तो 3D में CH3 के बॉन्ड शो करेंगे बेटा अगर वो कहेगा डिस्प्लेट में तो फिर आप शो कर दें, तो अगर वो नहीं कहेगा तो आप ना शो करें, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने करना हो, अगर डिस्प्लेट कहेगा तो फिर लाजमी शो करेंगे। अंडरस्टूड है। अच्छा बेटा, अब जरा मैकेनिज्म में देख लें कि मैकेनिज्म में OH नेगेटिव के साथ आपने रिएक्शन करवाना है। तो बेटा पहला काम आप देखेंगे रिएक्टिव पार्ट किधर है बेटा, दिस इज द रिएक्टिव पार्ट। तो ये साइन अगर नहीं डालेंगे ना बेटा तो मार्क्स कटेंगे। जब मैंने आप लोगों के पेपर चेक किए थे तो मोस्टली बच्चों ने चार्जेस ये डायपोल के नहीं डाले हुए, लोन पेयर डाला हुआ है लेकिन यहाँ डायपोल नहीं बनाया हुआ बेटा, ठीक है। तो आपने ये काम करना है बेटा। न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH। इलेक्ट्रोफाइल कौन है जी? सर कार्बन। कार्बन है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, ठीक है भाई। और बेटा जब कार्बन के ऊपर अटैक करेगा OH, तो इसमें सबसे वीकर बॉन्ड कौन सा है? जरा चेक तो करें इस हेलोजन एल्केन में बेटा, सबसे वीकर बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ की बेस पर डिसाइड कर लें। कार्बन क्लोरीन। कार्बन क्लोरीन। तो ये बॉन्ड बेटा टूटना शुरू हो जाएगा। इसका एरो शो कीजिएगा कि ये बॉन्ड टूटने जा रहा है। देखिए ये दोनों एरोस ड्रॉ करना मस्ट है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, और कार्बन अपना वीकर बॉन्ड तोड़ रहा है। अब बेटा जो यहां पर स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट, आपकी बुक में उसको इंटरमीडिएट बोलता है। सर वो OH नहीं होगा? सॉरी बेटा, अब बेटा देखिए यहां पर आपको क्या क्या काम करना है। जब ये OH इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो OH का बॉन्ड, यहां पर ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि बॉन्ड इज मेकिंग, इस डॉटेड का मतलब है कि बॉन्ड इज ब्रेकिंग। बेटा ये दो काम एट अ टाइम हो रहे हैं। बॉन्ड बन रहा है कार्बन और OH के दरमियान, बॉन्ड टूट रहा है कार्बन और क्लोरीन के दरमियान। पहले तो ये समझ लें ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बेटा बॉन्ड बन रहा है। और बेटा ये जो है ना, इसको इंटरमीडिएट भी बोलता है आपकी बुक में। वैसे ट्रांजिशन अगर वर्ड यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा है। ट्रांजिशन बेटा स्टेट ऐसी स्टेट होती है जो कि बिल्कुल नैनो सेकंड्स के लिए बनती है और फौरन कन्वर्ट हो जाती है इनटू द प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट के बारे में ये होता है कि वो थोड़ा सा स्टेबल होता है, कुछ टाइम के लिए रहता है। और ये तो बेटा नैनो सेकंड्स के लिए बनता है और फौरन कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे पास पेपर के अंदर समटाइम्स वो आपको डायरेक्ट आपसे प्रोडक्ट मांग रहा होता है, वो चाह रहा होता है कि आप ये स्टेट ना बनाएं, लेकिन आपको बेटा ये जब भी वो कहेगा कि आपने ट्रांजिशन स्टेट बनानी है, और अगर वो नहीं भी कहता तो फिर भी आपको ये बनानी है। मैं आपको नीचे बताऊंगा कि कब आप इसको ड्रॉ मत करें, जब किस टाइप का वो क्वेश्चन पूछेगा तो आप अगर ड्रॉ नहीं भी करते तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अदरवाइज हर सूरत में आपके सिलेबस में ये ट्रांजिशन स्टेट बनाना लाजमी है। एक और बेटा चीज जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, यहां पर OH के ऊपर उन्होंने चार्ज डाला होता है माइनस, यहां पर भी माइनस ही लिख देते हैं। भाई अब यहां पर स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, क्यों? अब ये बॉन्ड बनाना शुरू हो गया, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए अब कंप्लीट नेगेटिव नहीं, स्लाइटली नेगेटिव, ठीक है। तो बेटा इसलिए यहां पर आपने इस कंप्लीट नेगेटिव को कंप्लीट नेगेटिव नहीं रहने देना, स्लाइटली नेगेटिव करना है। बेटा इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर ये अगर नेगेटिव चार्ज आप नहीं डालेंगे तो फिर भी मार्क्स कटेंगे। इस नेगेटिव चार्ज की एक सिंपल सी रीजन ये समझ आती है कि इस टाइम दो न्यूक्लियोफाइल बेटा इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर दो न्यूक्लियोफाइल इकट्ठे हो गए हैं, जिसकी वजह से ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसके ऊपर ओवरऑल कंप्लीट नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव इसका,
पार्शियल नेगेटिव इसका, तो इसलिए ये कंप्लीट नेगेटिव बेटा हो जाएगा। इसके बेटा मार्क्स होते हैं, इस कंप्लीट नेगेटिव अगर आप नहीं डालेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। सर OH पार्शियल पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि वो बॉन्ड बना रहे हैं। इस बेटा उसने बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया ना, तो पहले जो उसके इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर फ्री थे उसकी वजह से कंप्लीट नेगेटिव था, अब ये लोन पेयर बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। ठीक है सर। अच्छा बेटा अब क्या होगा इसके बाद, बस अब Cl को हटा दें। Cl बेटा यहां से हट जाएगा और आपके पास ये OH बन जाएगा। सर इस पूरे मैकेनिज्म के दरमियान सोडियम के आयन को शो करना है, क्योंकि एंड में NaCl स्पेक्टेटर आयंस जरूरत ही नहीं है बेटा, स्पेक्टेटर आयंस हैं। जो ही आप NaOH को वाटर में डालते हो तो सोडियम आयन तो बस वाटर में ऐसे पड़े हुए हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे, यहाँ पर भी पड़े हुए हैं ऐसे। जब इनका रोल ही नहीं है तो उसको आप बिल्कुल शो नहीं करेंगे। फिर एंड में NaCl बनता तो है ना। NaCl बनता है लेकिन वो आयंस की फॉर्म में होता है ना भाई। NaCl के नीचे क्या लिखते हो, एक्वस लिखते हो या नहीं, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व है। ठीक। तो वाटर में डिसॉल्व होने का मतलब है कि वो टूटा हुआ है आयंस में। अच्छा बेटा अब एक दो तीन चीजें यहां पर मैंने आपको बतानी है। आपके ख्याल में ये जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में हो रहा है या दो स्टेप में हो रहा है, ये पहले बताएं। सर सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप रिएक्शन है बेटा। तो ऐसे रिएक्शन के लिए जो आपकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगी वो ऐसी होगी, एक ही एनर्जी हम पाएगा, एनर्जी हम बेटा एक ही होगा, दो नहीं होंगे, ठीक है। और बेटा दूसरी चीज मैं यहां पर एक नोट अभी लिख देता हूं कि ये कौन सा हैलोजन एल्केन था जी, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? प्राइमरी। प्राइमरी सर। तो ये बात याद रखिएगा कि जो प्राइमरी हैलोजन एल्केन है SN2 टाइप मैग्नीशियम है सर। गेव, यस बेटा, SN2 टाइप। सर आपने वो जो बात की थी वन स्टेप इन्वॉल्व होगा सर, वो SN, यस बेटा, ये आपका सिंगल स्टेप है। 2 का मतलब अभी बताता हूँ, 2 का मतलब ये नहीं है 2 स्टेप में होता है बेटा। 2 क्या बता रहा है यहाँ पर देखें, S स्टैंड दो फॉर, स्टेप इन्वॉल्व है सर। यस बेटा, S स्टैंड फॉर फ्लोरीन सर और OH सर। जी बेटा, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक। 2 का बेटा मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन स्लो स्टेप। बेटा ये फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बेटा। बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा स्लो स्टेप होता है। तो बेटा ये जो स्लो स्टेप है इसमें कितनी स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, कितनी बेटा स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं SN2 कि 2 स्पीशीज आर इन्वॉल्व इन दी स्लो स्टेप। बेटा मुझे ये बताएं, मैं अगर यहां पर इस रिएक्शन की स्पीड को, ये मैं एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आपको पहले नहीं पता होगी, गौर से सुनिएगा। इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए मैं अगर चाहता हूं कि इस रिएक्शन की स्पीड को बेटा मैं बढ़ाऊं तो मुझे किसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी भाई? सर OH और हैलोजन। OH और हैलोजन एल्केन की। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH एंड कंसंट्रेशन ऑफ हैलोजन एल्केन। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे OH की कंसंट्रेशन भी बढ़ानी पड़ेगी और हैलोजन एल्केन की भी बढ़ानी पड़ेगी। अब जरा क्वेश्चन सुन लें, MCQs में ज्यादा आता है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा भाई। 4 ऑप्शन देने के बाद पूछेगा कि ये बताएं कि आपका एक रिएक्शन है हैलोजन एल्केन का NaOH के साथ हो रहा है और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 स्पीशीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन 2 रिएक्टेंट्स, 2 रिएक्टिंग स्पीशीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बताएं आपका हैलोजन एल्केन प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शियरी है? प्राइमरी। ये बेटा याद रखिएगा कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन 2 स्पीशीज के ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 रिएक्टेंट्स या 2 स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करे तो वहां से याद रखिएगा कि प्राइमरी हैलोजन एल्केन की बात हो रही है। अभी मैं सेकेंडरी पर आऊंगा, क्या नाम है, टर्शियरी पर, तो वहां पर आपको पता चलेगा ऐसा नहीं हो रहा। बेटा 2 चीजें बताई हैं, एक चीज कि प्राइमरी हैलोजन एल्केन SN2 टाइप रिएक्शन देता है, दूसरी चीज कि जो प्राइमरी हैलोजन एल्केन है बेटा उसके मैकेनिज्म को देखकर हमें पता चला कि स्लो स्टेप में 2 स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, तो लिहाजा अगर आप इस स्लो स्टेप की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको OH की कंसंट्रेशन भी बढ़ानी होगी और आपको इस हैलोजन एल्केन की कंसंट्रेशन भी बढ़ानी होगी। और बेटा याद रखिएगा कि यहां पर जब भी ये रिएक्शन करें ट्रांजिशन स्टेट बनाना नहीं भूलना, ये याद रखें। देखिए दोनों के मैकेनिज्म में फर्क है, अभी मैं आपको SN1 भी कराऊंगा जब,
SN2 में याद रखें कि ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और डॉटेड लाइन से बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग आपने शो करनी है, ठीक है, और ये सिंगल स्टेप है। अब बेटा पहले मैं आपको प्राइमरी हैलोजन एल्केन की फर्दर रिएक्शन भी करवा दूं, फिर मैं दूसरे मैकेनिज्म पर आऊंगा। बेटा ये ठीक हो गया ना, आगे चलें अब हम। जी सर चलो। अच्छा बेटा, अब हम जरा फर्दर रिएक्शंस देखते हैं। बेटा देखें, अभी तक आपने NaOH और उसके साथ किया था। अब ये हैलोजन एल्केन जो है ना, रिएक्शन ऑफ हेलोजेनोएल्केन with ethanolic KCN पोटाशियम साइनाइड, सर इसमें कार्बन चेन ज्यादा हो जाएगी ना? बिल्कुल बेटा, इसमें कार्बन चेन हमारी बढ़ेगी। देखिए ये CN इस Br को रिप्लेस कर देगा, ये बनेगा भाई, Br की जगह CN आएगा। बस ये याद रखिए बेटा कि एथेनोलिक होगा, KCN क्या होगा एथेनोलिक। बेटा? अगर ये आप KCN एक्वस लेते, एक्वस का मतलब है कि अगर आप इस KCN को वाटर में डिसॉल्व करते तो बेटा फिर ये होना था कि CN ने भी इसको रिप्लेस कर देना था, कुछ OH भी बेटा इधर चला जाना था। तो बस इसको याद कर लें, इसको याद कर लें कि जब भी KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो KCN को डिसॉल्व करना है एथेनॉल के अंदर, वाटर में नहीं करना। और बेटा नेमिंग देख लें, ब्रोमोइथेन से आपके पास प्रोपेन नाइट्राइल। बेटा CN ऐसे होता है जी, ये होता है नाइट्राइल और 3 कार्बन की चेन है। इस कार्बन को कॉमन लेना है, पहले प्रोपेन में काउंट करेंगे फिर नाइट्राइल में काउंट करेंगे, तो प्रोपेन और नाइट्राइल। कोई बच्चा बता सकते हैं इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या बनेगा? CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। सर कार्बोक्सिलिक एसिड का सर। जी बेटा गुड, ये बातें आपने कन्वर्जन याद रखनी है। अच्छा बेटा आपसे ना वो इसका भी अगर पूछे ना मैकेनिज्म तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन पूछता नहीं है आपसे, हालांकि बिल्कुल सेम है बेटा, कॉपी है, कोई फर्क नहीं है इस मैकेनिज्म में जो आपने अभी पहले किए। क्या होगा बेटा? देखें ये इधर जाएगा और यहां से ये टूट जाएगा। कॉपी है या नहीं? बस CN की जगह OH की जगह मैंने क्या लगा दिया है? CN। जी बेटा। जी सर। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो है कि आप हेलोजेनोएल्केन से इमाइंस में कैसे जाएंगे? एथेनॉलिक NH3। जी बेटा एथेनोलिक NH3। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं बस, ये है जी बेटा हमारे पास रिएक्शन ऑफ हेलोजेनोएल्केन विद, यहां भी बेटा एथेनोलिक अमोनिया। बस 2 में याद रखिएगा, KCN और NH3 में आपने एथेनोलिक अमोनिया लेना है, वरना वाटर का OH भी चला जाएगा बेटा और आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल तो आप नहीं बनाना चाह रहे ना, तो एथेनोलिक अमोनिया के साथ बेटा रिएक्शन अगर हो यहां भी हीट करना है और साथ में आपने प्रेशर देना है। सर जी बेटा जब हमने फॉर एग्जांपल KCN या NH3 का स्टेट सिंबल क्या होगा? नहीं बेटा मैं आपको बताऊं कि ये जो हेलोजेनोएल्केन है ना, इसके आपने देखा है ना, वो आपसे पूछता भी नहीं है एग्जाम में। उसने कभी पूछा आपसे कि स्टेट सिंबल बताएं जी हेलोजेनोएल्केन का? नहीं। उसकी रीजन ये है बेटा कि हेलोजेनोएल्केन को डिसॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, ये वाटर में थोड़ा सा डिसॉल्व होता है, तो हम इसके लिए एक प्योर सॉल्वेंट नहीं लेते, हम इसके लिए बेटा मिक्सचर लेते हैं। तो जब मिक्सचर लेंगे ना, मतलब एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं, उसको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, क्योंकि देखिए बेटा ये पार्ट वाटर में मिक्स होने वाला है
और जैसे जैसे कार्बन लंबी होती जाएगी ये नॉन पोलर पार्ट वाटर में मिक्स नहीं होगा। तो आप मिक्सचर सॉल्वेंट लेते हैं, इसलिए हम कभी भी नीचे इसका सॉल्वेंट मेंशन ही नहीं करते, और बच्चे पूछते भी नहीं है, आपने पूछा है बस ये। ठीक है बेटा, लेकिन ठीक है इसका सर। मेंशन कर देते हैं, इसका मेंशन कर देते हैं अमोनिया का कि दिस इज एथेनोलिक। तो आपको बेटा वो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये कोई प्योर सॉल्वेंट नहीं यूज हो रहा होता, मिक्सचर होता है यहाँ पर। अच्छा बेटा, होगा ये कि यहाँ पर ये HCl निकल जाएगा जी। क्या नाम है जी इसका? इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। ठीक है बेटा, ठीक है सर। बेटा यहां पर एक मैं आपको चीज बता दूं, सर ये एक्वस बनेंगे दोनों के इथाइलमाइन? ये अल्लाह से डरो, ऊपर क्या लिखा हुआ है? नहीं वो तो एथेनॉलिक ही बनेंगे फिर। क्या चीज? नहीं इथाइलमाइन का पूछ रहा था मैं। बेटा एक्वस नहीं होगा ना, अभी तो देखें उसने पूछा है मलाइका ने, यहाँ जो सॉल्वेंट यूज करेंगे ये भी उसी सॉल्वेंट में बनेगा ना बेटा। ठीक है सर। सॉल्वेंट तो चेंज नहीं हुआ बेटा। यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है अमोनिया के नीचे एक्सेस, क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे ये MCQ पूछा था, इसलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि एक्सेस बेटा अमोनिया होना चाहिए जब भी ये रिएक्शन होगा, ये लाजमी है कि अमोनिया मस्ट बी इन एक्सेस। बेटा अगर अमोनिया एक्सेस में होगा तो ये फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाएगा या नहीं, ये बताएं। यस सर। और इसका मतलब ये जी हुआ, सर। और इसका मतलब ये हुआ कि जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो आपका ये सारे का सारा खत्म हो गया बेटा। जी सर। तो पीछे क्या बच गया आपके पास? ये बच गया इथाइल अमाइन, HCl और कुछ अनरिएक्टेड अमोनिया। ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट करते हैं तो फिर देखिएगा बेटा, अगर आप इस तरह जाते हैं, आप अगर बेटा ऐसे करते हैं कि ये CH3 CH2 Cl ये आप लेते हैं एक्सेस में, और अमोनिया आप लेते हैं बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, पहले स्टेप में तो HCl बना दें। इथाइल अमाइन बन गया बेटा। जी बेटा इथाइल अमाइन बन गया ना। अब मुझे ये बताएं बेटा, अब मुझे ये बताएं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो इथाइल अमाइन बना है ये फर्दर इससे रिएक्शन कर जाए या नहीं? ये पहले सोच के बताएं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या सर? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इथाइल अमाइन इस एक्सेस क्लोरोइथेन से फर्दर रिएक्शन कर जाए? अच्छा, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मेरी ये बात सुने बेटा, अमोनिया के अंदर कौन सा पार्ट है जो इस Cl से रिएक्शन कर रहा है? सर NH H। H और वो H किसके साथ अटैच है बेटा? NH। नाइट्रोजन के साथ। अब जरा देखें, अगर हम इसका फर्दर रिएक्शन करवाते हैं, ये जी मैं आज दोबारा इसी को लिख रहा हूं, ये जो एक्सेस आपने लिया था क्लोरोइथेन, और ये बेटा मैं नीचे लिख रहा हूं ये पार्ट। क्या बेटा ये पॉसिबिलिटी है कि ये H, देखिए वही नाइट्रोजन के साथ अटैच है, यहां भी H नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ये फर्दर रिएक्शन कर जाए? यस सर। तो बेटा क्या आपको फिर इथाइल अमाइन बनेगा, या इथाइल अमाइन आपको मिलेगा इस रिएक्शन में, या इथाइल अमाइन से आगे जाकर कोई और चीज मिलेगी? ये कुछ और बनेगा सर। यस बेटा, ये असल में आप A2 में जाकर पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमाइन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक MCQ उसने पूछा था, ये बताएं जी कि ये एक्सेस में क्यों होना चाहिए, ताकि बेटा आपका इथाइल अमाइन फर्दर रिएक्शन ना करे। ये एक MCQ था। सर मुझे सर? समझ नहीं आया एक्सेस वाली मैं बात। बता रहा बेटा, मैं बता रहा हूं। और बता सकते हैं please? फिर सुने बेटा, फिर सुने, एक मिनट बेटा। पहले तो आप ये देखें कि जो रिएक्शन हुआ है
बेटा ये जो रिएक्शन हुआ है क्लोरोइथेन और NH3 का, इसमें हेलोजेनो एल्केन का क्लोरीन और अमोनिया क्या क्या चीज बेटा यूज हो रही है रिएक्शन में? H यूरिन एंड हाइड्रोजन। H यूज हो रहा है ना भाई अमोनिया का? जी सर। अच्छा जी सर। बेटा अगर मैं इस क्लोरोइथेन को एक्सेस में लेता हूं तो मुझे ये बताएं एट द एंड ऑफ रिएक्शन मेरे पास क्या क्या चीजें होंगी इन द टेस्ट ट्यूब? इथाइलमाइन होगा इथाइलमाइन, HCl, क्लोरोइथेन। और क्लोरोइथेन। क्या बेटा ये क्लोरोइथेन इथाइलमाइन के नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ फर्दर रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि जब अमोनिया के हाइड्रोजन से के साथ कर सकता है तो ये भी तो बेटा वही चीज है ना। जी सर, कर सकते। बेटा क्या आपके पास ये इथाइलमाइन बना या ये आपके पास डाइथाइलमाइन बना, ये बताएं। डाइथाइलमाइन बन गया। तो बेटा आपने बस ये याद रखना है, आपसे ये रिएक्शन नहीं पूछा जाएगा, परेशान मत हो बेटा, ये रिएक्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये A2 में आप पढ़ेंगे। आपने जो याद रखनी है चीज वो ये कि अगर आप इथाइल अमाइन बनाना चाहते हैं तो अमोनिया मस्ट बी इन एक्सेस। अगर अमोनिया एक्सेस में होगी तो उसका फायदा क्या होगा? आपका क्लोरोइथेन क्या हो जाएगा? कंप्लीटली यूज हो जाएगा। खत्म हो जाएगा ना। जब क्लोरोइथेन कंप्लीटली यूज हो जाएगा बेटा तो इस इथाइल अमाइन को फिर कोई और हेलोजेनो एल्केन नहीं मिलेगा रिएक्शन करने के लिए, रिएक्शन यही स्टॉप हो जाएगा बस। क्लियर भी? यस सर। यस सर। तो आपने बस ये याद रखना है बेटा, नीचे वाला रिएक्शन याद नहीं करना आपको। अच्छा अब आ जाए जी आगे। अब आते हैं बेटा हम जो हमारे पास और हेलोजेनो एल्केन है इस तरह के, ये ले लेते हैं जी। बेटा रिएक्शन वही चल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा बताएं जी क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा जी रिएक्शन? सर अल्कोहल बनेगा टर्शियरी और नहीं बेटा मुझे ये बताएं कौन किसको रिप्लेस करेगा? OH सर OHBr को रिप्लेस करेगा सर। OHBr को वही रिप्लेस करेगा। वही काम होगा जो भी प्राइमरी में आपने पढ़ा कि Br जो न्यूक्लियोफाइल है इसको OH रिप्लेस कर देगा और आपके पास बेटा ये चीज बनेगी। सर लेकिन टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन्स तो SN1 होते हैं। भाई हम तो वो तो मैकेनिज्म की बात है ना, रिएक्शन तो एक ही देंगे ना। SN से क्या बनता है ये बताएं, SN से क्या बनता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ तो वो तो ये दे रहे हैं, वो तो मैकेनिज्म चेंज है ना। SN1 टैप देंगे सर ये तो। बेटा मैकेनिज्म ग्रुप्स पे भी बात कब आएगी? बेटा मैकेनिज्म डिफरेंट है, रिएक्शन तो एक जैसा देंगे या नहीं? यस सर। इस रिएक्शन का जो पाथ है वो डिफरेंट होगा बेटा। ये तो नहीं हम कह सकते ना कि प्राइमरी हेलोजेनो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे और टर्शियरी जो है वो मतलब एडिशन रिएक्शन देंगे। नहीं भाई, दोनों तीनों हेलोजेनो एल्केन्स जो हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इनका सेम है बेटा, रिएक्टेंट आपने एक्वस एल्कली डाला है तो रिएक्शन क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि ये जो रिएक्शन हुआ है उसका पाथ डिफरेंट है, मैकेनिज्म पहले वाला नहीं है, उससे चेंज होगा। ये बात समझ आई? अच्छा बेटा अब यहां पर मैं आपको असल में साथ में ना एक कायरल वाला भी यहां पर कॉन्सेप्ट समझा दूं, तो मैं इन ग्रुप्स को चेंज कर देता हूं। यहां बेटा मैं लगा देता हूं C2H5, यहां बेटा मैं लगा देता हूं C3H7, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट बेटा लाने के लिए, ताकि आपको एक कायरल का भी कॉन्सेप्ट समझ आ जाए इधर के स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बनते हैं। अब बेटा मैकेनिज्म पर आते हैं जी। पहले वही मैकेनिज्म जी जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है उसी को फॉलो करते हैं। ये जी आपका Br, ये जी आपका CH3, ये जी आपका CH2 CH3 बेटा, और ये आपका जी आ गया CH2 CH2 एंड CH3। बेटा ये पार्ट है जी रिएक्टिव, ये नेगेटिव एंड दिस इज दी पॉजिटिव, और ये है जी इधर OH नेगेटिव। जी OH नेगेटिव ने कहां पे पहुंचना है बताइएगा जरा, कहां अटैक करना चाहता है OH नेगेटिव?
इस कार्बन पर। सर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के बस सर। बेटा कहां से जाए, ये देखें इधर, ये एक ग्रुप बल्कि बड़े साइज का ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल, ये बेटा एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है इधर, ये बेटा एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है इधर, सामने से आ नहीं सकता, सामने खुद न्यूक्लियोफाइल है, रिपल्जन होगी, इस कार्बन तक पहुंचना चाहता है, कहां से जाए? सर पोलर सॉल्वेंट यूज करेगा सर। इसको पोलर बेटा सॉल्वेंट ये में डिसॉल्व नहीं करेंगे। होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा बेटा। यहीं पर हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, हम लिखते नहीं है बेटा, लेकिन पोलर सॉल्वेंट यहां यूज होता है, लिखते नहीं है हम। अगर आप पोलर सॉल्वेंट नहीं डालेंगे रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन तक पहुंच ही नहीं पा रहा, कौन? ये न्यूक्लियोफाइल। तो पोलर सॉल्वेंट आपको रिएक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैकेनिज्म में लाजमी लिखेंगे। अब बेटा आप जरा देखिएगा, जो हमने ये मैकेनिज्म किया बेटा, जरा यहां पर एक आप नजर दौड़ाएं इस मैकेनिज्म के अंदर। बेटा ये यहां पे पहुंचना चाहते थे आप, यहां पर ये जी बल्कि ग्रुप है या छोटे साइज के ग्रुप है? सर छोटे ग्रुप थोड़ा से। सा इसके साथ यहां पर बेटा बड़े आसानी से अप्रोच कर सकता था, लेकिन मसला यहां पर आ रहा है, यहां पर बल्कि ग्रुप्स होने की वजह से, ये बेटा लिख लें अगर जिसने नहीं लिखा अभी तक, पहले मेरी पिछली क्लास में, कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्कि ग्रुप, ये जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा इज अनएबल टू अप्रोच द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। इसलिए अब बेटा वो वाला मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा, वो वाला मैकेनिज्म जो आप अभी SN1 में बना कर आए हैं, जिसमें बेटा वो इस तरह ट्रांजिशन स्टेट, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, वो यहां पर नहीं चलेगा बेटा। तो यहां पर अब क्या होगा, यहां पर बेटा आपने बताना है कि हम एक पोलर सॉल्वेंट जब यूज करेंगे, बेटा पोलर सॉल्वेंट यूज करने से ये जो है ना आयोनाइज हो जाएगा। पोलर सॉल्वेंट जब आप यूज करेंगे, स्लो स्टेप है बेटा, आपने जो एरो बनाना है वो देख लें। पोलर सॉल्वेंट बेसिकली क्या करता है, हेल्प करेगा इन आयोनाइजेशन, हेल्प्स इन आयोनाइजेशन ऑफ टर्शियरी हैलोजन एल्कीन। जो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है ना, ये टूट जाएगा हेट्रोलिटिकली, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ले जाएगा, ठीक है। अब आपके पास बेटा, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी ब्रोमीन ले गया, तो दिस कार्बन इज कंप्लीटली पॉजिटिव कार्बोकेटाइन, और इसके साथ ये आपको बेटा देखें 3 अल्काइल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, एक मिथाइल है, एक इथाइल है और एक प्रोपाइल है। मैं बेटा आगे कंडेंस खत्म करके आपने उसी को फॉलो करना होगा जो एग्जाम में वो आपको बताएगा। ये बेटा दिस इज द स्लो स्टेप। कैसे पता चलता है जी ये स्लो स्टेप है? बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, बस बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज स्लो, ठीक है बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा स्लो होगा। अब बेटा क्या होगा, आपने नेक्स्ट ये स्टेप में बताना है। सर ये पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल क्या था? जी बेटा, पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है? बेटा अल्कोहल ले सकता है वो, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल नहीं लेगा, वाटर ही लेगा, वाटर, या वाटर के अंदर कोई और मिक्स करके देगा, वाटर में कोई और पोलर सॉल्वेंट जो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो, ताकि इसको आयोनाइज कर सके। मेंशन करना लाजमी नहीं है कि कौन सा पोलर सॉल्वेंट लिया है, हमें नहीं पता उसने प्योर लिया है या मिक्सचर लिया है, 3-4 सॉल्वेंट्स को मिक्स करके लिया है। लेकिन पोलर सॉल्वेंट करता है बेटा ये है, पोलर सॉल्वेंट करता है ये कि जो पोलर सॉल्वेंट का पॉजिटिव पोल होता है ना, वो इस ब्रोमाइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड स्ट्रेच होता है और ब्रेक हो जाता है। अच्छा बेटा, अब ये जो आपका कार्बोकेटाइन बना, यहां लिखना बहुत लाजमी है इसके नीचे कि दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। और ये क्या होता है जी, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, तो लिखना लाजमी है ये। ये बेटा लिखेंगे, आप लिखेंगे टर्शियरी कार्बोकेटाइन ले, सर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। सर और स्टेबल बेटा ये स्टेबल है, मोस्ट Alkyl- 3 अल्काइल ग्रुप। जी बेटा, अब बेटा देखिएगा, अब बात अपने बड़े गौर से सुननी है जी। ये जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, जी सर। बताएंगे, इज इट प्लेनर? जी सर। जी सर। बेटा क्या ये प्लेनर मॉलिक्यूल है? टर्शियरी कार्बो मॉलिक्यूल, सॉरी मैं कह रहा हूं, दिस इज प्लेनर कार्बोकेटाइन। जी सर प्लेनर। जी बेटा, वो बेटा इस तरह पता चलता है कि आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन देख लिया करें। दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। कैसे, मैं बताता हूं। इस कार्बन के साथ देखें बेटा, नंबर ऑफ अटैच एटम्स आर 3। ये है बेटा 3 एटम्स अटैच है। लोन पेयर बेटा इसके पास 0 है।
ठीक है, तो आंसर 3 आ रहा है। तो 3 बेटा ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, एक तो s होगा और p के 2 होंगे। जब भी कोई कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज हो तो वो बेटा प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है जी, प्लेनर। तो बेटा इस प्लेनर के अंदर अब पॉसिबिलिटी होती है आपके पास, ये जो प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, यहां मैं आपको बताता हूं, बेटा अब जो OH नेगेटिव आएगा उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो यहां से अटैक करे बेटा, ऐसे। यस अब तो Yes, स्पेस sir. बन गई है ना बेटा, क्या OH नेगेटिव के पास पॉसिबिलिटी है वो ऐसे अटैक कर ले बेटा यहां से? जी सर। आप फिलहाल यहां पर आपने एग्जाम में एक ही बनाना है बेटा, अभी इसको लिखिएगा मत, चल पहले समझ लें। एक पॉसिबिलिटी बेटा ये हो जाती है कि आपके पास बेटा ये बन जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये होती है कि अगर OH बैक साइड से आता है तो OH ऐसे आ जाएगा बेटा। अगर OH बैक साइड से कार्बन के ऊपर आकर अटैक करे, क्योंकि ये इक्वल बेटा ये चांस है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। अब बेटा ये बताएं, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है या नहीं है? यस सर। बेटा ऐसे बनते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। अगर वो कहे ना कि ये ऑप्टिकल आइसोमर कैसे बन गए 50-50%, तो आप बताएंगे कि देयर इज इक्वल चांस ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। क्यों? क्योंकि दिस मॉलिक्यूल इज अ प्लेनर। आपको दो नहीं बनाने, लेकिन मैंने सिर्फ यह एक चीज बताने के लिए कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बनते हैं, कि जब आपका कोई प्लेनर मॉलिक्यूल हो तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल के पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो बेटा, अच्छा वैसे तो ये मैंने आसानी के लिए इस तरह बना दिया, आप इसको जब प्लेनर बनाते हैं तो वो आपकी बुक पर डायग्राम नहीं है, इस तरह होता है बेटा। ये इधर मिथाइल है, इधर C2H5 है, इधर बेटा C3H7 है, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है। तो OH को वो ऐसे शो कर रहे होते हैं कि OH ऊपर से भी अटैक कर सकता है, OH नीचे से भी अटैक कर सकता है। इसलिए आपके पास बेटा दो मिरर इमेज बनते हैं, मतलब प्रोडक्ट में, जिसको आप ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। अच्छा, अब मैं इसकी जरा मैकेनिज्म को बेटा कंप्लीट कर लूं। आपने वहां दो नहीं बनाने, आप वहां पर एक ही बनाएंगे बस, ऐसे करके बेटा। ये पिछली क्लास में बेटा मैंने बताया था ना जी से बताया था। बेटा। तो ये बेटा आपका पूरा हो गया जी मैकेनिज्म। अब हम इसकी थोड़ी सी बातें बेटा यहाँ पर वो कर लेते हैं, यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं इसके। बेटा पॉइंट नंबर 1, कि अगर मैं इसको नाम देना चाहूं कि ये SN1 है या SN2, तो ये बताएं कि स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं जी? सर 1। एक ना, से एक ही। यस बेटा, स्लो स्टेप के अंदर आपके सामने है, ये एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ये खुद ही ब्रेक हो रहा है, कोई दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। तो बेटा आप यहां लिखेंगे कि जो टर्शरी हेलोजेनो एल्केन है गिव्स SN1 टाइप रिएक्शन। बेटा SN1 टाइप रिएक्शन का जब भी आप नाम लें तो आपके जहन में ये डायग्राम आ जानी चाहिए बेटा, ये डायग्राम आनी चाहिए कि जिसमें कार्बोकेटाइन बनेगा और अगले स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है बेटा एंड दिस इज द सेकंड स्टेप। इसको आप इंटरमीडिएट बोलें बेटा, क्योंकि इंटरमीडिएट जो है ना वो थोड़ा सा स्टेबल चीज होती है, इसको आप इंटरमीडिएट बोलें, नॉट अ ट्रांजिशन। इसको ट्रांजिशन नहीं बोलें, ट्रांजिशन जो होता है वो बेटा नैनो सेकंड्स के लिए बनता है। ये जो इंटरमीडिएट यहां पर जो कार्बोकेटाइन है ये नैनो सेकंड्स के लिए नहीं बन रहा, ये अच्छे खासे टाइम के लिए बन रहा है। और इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट से पहले वाली जो स्टेज होती है जिसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है, लेकिन दिस इज स्टेबल। पहली चीज बेटा मैंने यहां लिखी है कि टर्शरी हेलोजेनो एल्केन्स जो हैं ये SN1 टाइप रिएक्शन देते हैं। यहां पर 1 से क्या मुराद है बेटा? मैं नीचे लिख रहा हूं कि ओनली one molecule is involved in slow step। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको यहां पर समझाना है, अगर मैं इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना चाहता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना चाहता हूं बेटा,
तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा जरी बात है, नीचे वाला रिएक्शन तो ऑलरेडी फास्ट है, कहीं बता सकते हैं नीचे वाला स्टेप क्यों फास्ट है भाई? सर क्योंकि बॉन्ड मेक हो रहा है तो यस make बेटा, हो रहा है, बॉन्ड sir. बनता है, ऑपोजिट चार्जेस एक Conformation दूसरे हो को रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस बेटा, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी तो कर रहे हैं ना, तो इसलिए बड़ा फास्ट है। बट अगर मैं इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना चाहता हूं तो क्या मुझे फास्ट स्टेप को मजीद फास्ट करना है या स्लो स्टेप को फास्ट करना है? फिर स्लो Slow स्टेप step को तो फास्ट शुरू का फास्ट करना सर तो आपने। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ योर टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन, जो भी होगा। मैं उसका यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा, काफी लंबा सा हो जाएगा। टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन। बेटा ये बताएं, अगर वो ये पूछे कि कौन सा हैलोजेनो एल्केन ऐसा है कि जिसकी स्पीड बढ़ाने के लिए आप सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, OH की बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सर SN1 नहीं, अगर वो ये कहे कि एक रिएक्शन हुआ बेटा और उस रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो सिर्फ एक रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, बताएं टाइप ऑफ हैलोजेनो एल्केन क्या है? सर टर्शरी बेटा याद रखिएगा कि टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन के अंदर अगर आपने रिएक्शन की स्पीड बढ़ानी हो तो आपको सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी भाई? सर टर्शरी हैलोजेनो क्या OH की कंसंट्रेशन भी बढ़ानी होगी? क्या OH की कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी? नहीं सर। नहीं बेटा, तो ये बात याद रखिएगा कि टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन जो है वो अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए आप सिर्फ हैलोजेनो एल्केन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, जबकि उसमें क्या था बेटा, ये जो प्राइमरी हैलोजेनो एल्केन का मैकेनिज्म था उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हमें किस किस की कंसंट्रेशन को बेटा इंक्रीज करना था? सर हमें दोनों की स्पीड दोनों की करना था बेटा। लेकिन टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन के अंदर रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए आपको सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ानी है। अब बेटा हम जल्दी से पास पेपर पर आते हैं। अभी एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा रहता है, वो 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस बेटा कर लिए जाएं। हाँ बेटा ये देखें, ये वो स्टेप है बेटा, जिस तरह मैं आपको कह रहा था ना कि बाज ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो आपसे ट्रांजिशन स्टेट डिमांड नहीं कर रहा होता बेटा, याद है मैंने भी आपको ये बात बताई थी। यस सर। इसमें देखें कहीं पर जगह है आपके ट्रांजिशन स्टेट बनाने की? नहीं। तो यहां पर बेटा इस रिएक्शन में क्या होगा, कंप्लीट द डायग्राम बिलो टू रिप्रेजेंट दिस मैकेनिज्म, इंक्लूड ऑल द नेसेसरी curly arrows, partial charges and lone pair। बस बेटा आपको ये करना है, ये करना है। लोन पेयर ओ पे ड्रॉ करने ना, ओ पे जारी बात है बेटा, ओ पर ही ड्रॉ करेंगे। अच्छा BR के ऊपर लोन पे बेशक ना ड्रॉ करें, क्योंकि लोन पे ड्रॉ करते हैं आप बेसिकली उस न्यूक्लियोफाइल पर जो कि अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन अगर आप कर देंगे तो आपके मार्क्स वगैरह कोई नहीं काटेगा बेटा, तो आप कर भी सकते हैं। अच्छा बेटा हम जरा स्टार्ट से कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट हमने नहीं बनाई ना, लेकिन जब बेटा आपसे कहेगा ना रिएक्शन लिखें तो आपने ट्रांजिशन स्टेट बनानी है, ये बात भूले मत। जब आपसे वो कहेगा कि आप मैकेनिज्म करें तो आपको ट्रांजिशन स्टेट लाजमी ड्रॉ करनी है, अदरवाइज वो आपके मार्क्स काटेगा। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H9Br एंड आइडेंटिफाई ईच एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फिर आपको तरीका ये बताया है, C4H9Br बनाना है। पहले इस तरह करके 2 हाइड्रोजन इसके साथ ड्रॉ करें, ये प्राइमरी बन गया, अब बस कार्बन पूरे करनी है बेटा। स्ट्रक्चर उसने कहा है, ये हम डिस्प्ले बना रहे हैं तो ये बेटा गलत हो जाएगा, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अगर इस तरह बनाएंगे ना एग्जाम में तो मे भी वो मार्क्स काट ले बेटा, इसको आपको ऐसे कर देना है। फिर CH3 CH2 CH2 CH2Br। नेक्स्ट बेटा सेकेंडरी बनाना है जी, तो वो कार्बन 2 पे ले आए Br। बेटा इस तरह बनाया करें, देखें ठीक है वो भी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर इस सीक्वेंस को फॉलो कर ले मेरा ख्याल है ज्यादा आसान होगा बेटा। या कार्बन 2 वाला भी ठीक है, आप ब्रोमीन को उठाकर यहाँ कार्बन 1 पर था ना, ब्रोमीन को कार्बन 2 पर ले जाएं, ठीक है। और ये भी बेटा ध्यान में रखें कि सेकेंडरी में क्या होता है, जो अल्फा कार्बन होता है उसके साथ एक हाइड्रोजन होता है और अल्फा कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट होता है।
ये चीज। और बेटा आप कार्बन 4 है तो इस चेन को बढ़ा दें। अब बेटा अगर आपसे वो कहे ना कि इसका नाम क्या है, तो आपने बेटा दरमियान से नहीं सिलेक्ट करना। बाज बच्चे ये कर लेते हैं जी कि ये जी, नहीं भाई, दरमियान से कार्बन सिलेक्ट नहीं करनी है आपने। चेन जो है 2 कॉर्नर्स में से किसी एक कॉर्नर को सिलेक्ट करना है। तो दिस इज योर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये उसका नाम है 2 ब्रोमो। कार्बन 1 है, ये 2 है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। टर्शरी कैसे बनेगा बेटा? टर्शरी ऐसे बनेगा कि दिस इज योर अल्फा कार्बन, और आपको पता है कि अल्फा कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट होगा। बेटा कोई बच्चा इसका नाम बता सकता है इस टर्शरी हैलोजन एल्केन का? Sir, 2-bromo 2-methyl propane. 2 ब्रोमो 2, बिल्कुल ठीक है भाई। ये देखिए बेटा, इसका ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कि इस कार्बन के साथ कितने मिथाइल हैं, जरा चेक करें। Sir, 3-methyl. देखिए बेटा, सी के साथ पीछे 3 मिथाइल और आगे ब्रोमीन का। बेटा चौथा आइसोमर किसका बनेगा? अब इसी का बना दे बेटा। ये जो प्राइमरी हैलोजन एल्केन है ना, इसी के अंदर ब्रांचेस कर दे बेटा। मतलब ये कह रहा हूं कि इस कार्बन को उठाकर इधर की लगा दे, रहेगा आपका प्राइमरी ही, लेकिन ये देखिए ये आपने प्राइमरी कर दिया जी यहाँ पर, अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। अब आगे बेटा आप ब्रांचेस कर दें ऐसे करके, तो ये बेटा आपका 4 वो बन गए। बेटा इसमें ऐसा कौन सा है, नेम द आइसोमर ऑफ C4H9 दैट कंटेन अ कायरल सेंटर। बेटा कायरल सेंटर वाला है बेटा इसमें? Sir, वो जो secondary carbon. यस बेटा, सेकेंडरी में आप देखें जो येलो कार्बन आपको नजर आ रहा है, इसके साथ एक H है, एक मिथाइल है, एक Br है और एक इथाइल है बेटा। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी कायरल बनाएं 2 प्लेन लाइन यूज कर लें, एक बेटा आप वेज यूज कर लें, और एक बेटा आप डॉटेड लाइन यूज कर लें, C2H5। 3 डायमेंशन अगर आप बेटा ये डॉटेड वेज नहीं यूज करेंगे तो वो गलत कर देगा, ठीक है। H Br CH3 and this is dotted line C2H5। अच्छा बेटा आगे चलते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को जरा रीड करें जी। Aqueous silver nitrate was added separate tubes containing chloroethane, bromoethane, iodine, methane। इनको हीट कर रहे हैं बेटा। येलो प्रेसिपिटेट अपीयर्ड फर्स्ट इन द ट्यूब कंटेनिंग द आयोडोइथेन, फिर उसके बाद बेटा क्रीम प्रेसिपिटेट बने हैं और आखिर में व्हाइट बने हैं। ऑब्जर्वेशन बताएं जी। सबसे पहले जी आपके पास जो है जो आयोडोइथेन है बेटा वो ऐसे है, CH3 CH2I। Iodoethane is most reactive. क्यों भाई, क्यों रिएक्टिव है? बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। Sir, longer तो bond. बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो सर बॉन्ड्स बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड्स छोड़ कम हो सर इसकी। हाँ बेटा देखें, असल में हुआ ये, ठीक कह रहे हैं आप लोग, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया ना आपने पहले तो वाटर तो एक तो इसको रिप्लेस कर देगा ना इन सबको। तो अल्कोहल के बाद क्या बनेगा आपके पास? HI बन जाएगा, मतलब आयोडाइड आइन फ्री हो गए। यहां पर बेटा ब्रोमाइड आइन फ्री हो गए और यहां पर क्लोराइड आइन। ऊपर से सिल्वर नाइट्रेट भी आपने पहले से डाल के रखा हुआ है। तो जो ही बेटा आयोडाइड आइन बनेंगे तो सिल्वर आइन उसको फौरन अपने साथ अटैच कर लेगा और आपके पास येलो PPT बन जाएंगे। तो आप लोग ठीक कह रहे हैं बेटा, ये आपने इसमें बता देना है। हम सर जल्दी इसकी वर्ड आंसर क्या होगा इसका? जी बेटा इसका आंसर वर्ड्स में क्या लिखेंगे? मैं बेटा आपको बता देता हूँ। अब ये बताओगे पहले तो ये क्रीम प्रेसिपिटेट बने क्यों है बेटा? तो आप बताओगे कि हेलाइड आइंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं? रिएक्ट विद सिल्वर आयन एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट। पहले तो आपने ये बताना है जी कि, या आप अगर ये नहीं लिखना चाहते तो वो आपसे कहता है कि आप इसकी इस तरह की बेटा एक इक्वेशन लिख दें कि जो आपको ये बताए कि ये आपके प्रेसिपिटेट बनने का रिएक्शन है। अब आपने बताना है इनका ऑर्डर कि कौन जल्दी बना और कौन देर से बना, ठीक है। तो जो आपके पास आयोडाइड आइंस है बेटा, वहां पर आप बताएंगे कि जो कार्बन आयोडीन है दिस इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन ब्रोमीन एंड दिस इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन क्लोरीन। तो
इस तरह इनइक्वालिटी लिख के आ जाए। जी बेटा, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, या आप अगर स्ट्रेंथ लिखना चाहते हैं तो फिर आप स्ट्रेंथ लिख दें। आप लिखें यहाँ पर कि कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव, कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज, सर एक मिनट बेटा, एक मिनट, इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू इट्स लॉन्गर बॉन्ड लेंथ। ये लाजमी लिखना है बेटा, अगर लॉन्गर बॉन्ड लेंथ नहीं लिखेंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बेटा इसके एक मार्क इसका है आपका, और एक मार्क इस चीज का है कि कार्बन आयोडीन इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू इट्स लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, तो वो क्या करेगा, जल्दी से प्रेसिपिटेट बनाएगा। जी बेटा आप पूछिए। सर हम लोग जब हम लोग इनकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो हमने एक तो बॉन्ड लेंथ मेंशन करनी है, फिर उसके बाद हमने इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ मेंशन करनी है, कुछ और मेंशन करना होता है? बॉन्ड लेंथ को बेटा रिलेट करना है आपने, या स्ट्रेंथ के साथ कर दें या रिएक्टिविटी के साथ कर दें, लेकिन आपने ये बताना है कि अगर कोई चीज रिएक्टिव है तो वो क्यों है। ठीक है सर। उस रिएक्टिव की रीजन बतानी है ना। देखिए आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि येलो प्रेसिपिटेट सबसे पहले बने हैं, क्यों बने? सर क्योंकि आयोडीन कार्बन आयोडीन बॉन्ड है वो बेटा वो वीक है, ये कहते हैं। ठीक है, अब ठीक है ये सर। लास्ट है कि जो मार्किंग स्कीम में वर्डिंग है वो आप वो यूज करेंगे। उसने आगे लिखा होता है रिवर्स ORA, आप उसके रिवर्स आर्गुमेंट दे सकते हैं। मतलब कोई बच्चा ये लिख कर आ रहा है कि जी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना वो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम कार्बन क्लोरीन टू कार्बन आयोडीन, तो हम इसके ऑपोजिट कह रहे हैं जी कि जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। तो आप अपनी वर्डिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने रीजन ये देनी है कि रिएक्टिव होने की रीजन ये है कि बॉन्ड असल में वीक है कार्बन आयोडीन का। अच्छा बेटा लास्ट पार्ट करते हैं बेटा। ये सर ये जो हमने ऊपर कंपैरिजन शो किया, यानी रिएक्टिविटी का शो किया कंपैरिजन, रिएक्टिविटी का बेटा देखो ना, कार्बन आयोडीन मैंने लिखा इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन ब्रोमीन एंड दिस इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन, लेकिन वहां लिखना लाजमी है नीचे कि ये कंपैरिजन किसका है। आप बताएं कि ये रिएक्टिव, कि ये ज्यादा रिएक्टिव है कार्बन आयोडीन और ये लीस्ट रिएक्टिव है बेटा। चलिए ये पार्ट जरा पढ़ते हैं। In the past, CFCs, chlorofluorocarbon, such as CF3Cl, बेटा CF3Cl देखें ऐसे होता है, were widely used as refrigerant. State a property of CFCs which makes them suitable for use as a refrigerant. बेटा ये inert होता है। inert, कोई बच्चा बता सकता है ये inert क्यों है भाई? क्योंकि इसके अंदर बड़े ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड को तोड़ना आसान काम है, मुश्किल काम है? मुश्किल काम है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? ड्यू टू इट्स शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इसकी क्या है? छोटी सर, छोटी, इसलिए ये बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनर्ट है। स्टेट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरोफ्लोरो ऑफ CFCs इन द अपर एटमॉस्फेयर। बेटा क्या करते हैं जी ये ये CFCs? ओजोन लेयर खराब करते हैं। ओजोन लेयर को सर डिस्ट्रॉय करते हैं सर। बेटा हाँ होता है, ये देखें कि CFCs रूम टेम्परेचर पर तो इनर्ट है, लेकिन जब ये ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं ना बेटा, तो वहां पर होती है यूवी लाइट। यूवी लाइट क्या करेगी बेटा? कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड तो तोड़ने से रही, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड थोड़ा सा वीक है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो होमोलिटिकली बेटा इसको वो तोड़कर यहां पर क्या बनाएगी? फ्री रेडिकल्स। और ये जो फ्री रेडिकल्स है ना बेटा, एक फ्री रेडिकल याद रखिएगा, ये सिर्फ वर्डिंग नहीं है, ये बेटा बुक्स में लिखा हुआ है। और ये इलेक्ट्रोलिटिकली क्यों नहीं करता? एक मिनट बेटा, ये मिलियन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को बेटा, मिलियन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल को क्या करता है? डैमेज करता है एक Cl डॉट। अच्छा बेटा जो आपका क्वेश्चन अब्दुल्ला यासीन यहाँ पर, ये हेट्रोलिटिकली क्यों नहीं करता, ये जरा सुन लें। ये एग्जाम में आपसे पूछेगा कोई नहीं, लेकिन इसकी रीजन सुन लें कि ये 3 फ्लोरीन्स बेटा, 3 फ्लोरीन्स क्या कर रहे हैं? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं या नहीं खींच रहे? खींच रहे हैं। एक ही फ्लोरीन काफी था भाई, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कितने यहाँ पर फ्लोरीन लगे हुए हैं? 3। तो ये कार्बन के इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है? ठीक है। इसकी वजह से यहाँ जो फिशन हो रही है अब, जिसकी वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बेटा लेस पोलर हो जाएगा या मोर पोलर होगा, मुझे ये बताएं। इन 3 फ्लोरीन्स के इफेक्ट की वजह से लेस पोलर हो जाएगा, ठीक है? जिसकी वजह से आप कहेंगे कि यहाँ पर कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए बॉन्ड जो है यहाँ पर होमोलिटिकली टूट रहा है। लेकिन आपने सिर्फ ये बताना है कि स्टेट द डैमेजिंग इफेक्ट। तो यहां पर डैमेजिंग इफेक्ट ये
है कि जब बेटा यूवी लाइट से इसका Cl डॉट बनता है तो इट डिस्ट्रॉयज द ओजोन, ठीक है, ओजोन को बेटा डिस्ट्रॉय करेगा। कैसे करेगा ये एक्सप्लेन बेटा, ये एक्सप्लेनेशन इधर आएगी कि जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड वो बेटा टूट जाएगा विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज ब्रोकन बाय यूवी लाइट। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है बेटा। बस सर इधर तक लिखना है, आगे नहीं जी बेटा। बिलियंस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। नहीं बेटा, नहीं, ये एक देखें, ये 2 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है ना। एक मार्क है डिस्ट्रॉय ओजोन का और दूसरा मार्क है कि कैसे करता है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। ठीक है सर। बेटा बस इसका नाम देकर मैं फिर आगे चलता हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन पर। इस कंपाउंड का अक्सर बच्चे नाम गलत देते हैं। इसका नाम देखिए बेटा क्या होगा। ये है C2H5, C2H5, C2H5Br। क्या नाम होगा जी इसका? टू ब्रोमो टू इथाइल प्रोपेन। जी बेटा सर गलत। 2 ब्रोमो 2 इथाइल। 2 ब्रोमो टू इथाइल। प्लस 2 ब्रोमो सर 2 ब्रोमो 2 डाई इथाइल। अब बेटा सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। पहली काम तो आपने ये करना है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लीजिए ये। अब आप लोग जो मिस्टेक कर रहे हैं वो ये, इसको 3 कार्बन कह रहे हैं। 3 कार्बन नहीं, 5 कार्बन है। ये ऐसे है भाई। C2H5 को ओपन करें ना। C2H5 को बेटा ओपन करना है आपने। तो ये कितनी कार्बन चेन होगी है? 3 या 5? 5। तो 2 ब्रोमो, क्योंकि बेटा आप देखें एक ब्रोमो है और एक इथाइल है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर चेक करें कौन पहले आता है, बी या ई? बी। तो 2 ब्रोमो, 2 नहीं बेटा, 2 नहीं, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 इथाइल पेंटेन। ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं जी हम एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर। जी ये नाम समझ आ गया सबको? यस सर। अच्छा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन मैं जरा 1 मिनट देख लूं कि ये कौन कौन बच्चे हैं भाई। अच्छा बेटा, बेटा अभी तक आपने ये पढ़ा था कि हेलोजेनो एल्केन्स जो है ना, ये सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने के लिए हम एक तो अल्कली यूज कर रहे थे, NaOH या CN आप कह लें, लेकिन मैं चलिए इसकी बात करता हूं। अगर वो इस तरह का क्वेश्चन बेटा दे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन काफी दफा उसने पूछा हुआ है। कहता है जी रिएजेंट बताएं, कौन सा रिएजेंट यूज किया और कंडीशन बताएं। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और कंडीशन हीट एंड रिफ्लक्स। बेटा देखें इधर, यहां पर जो रिएजेंट है वो आप कह सकते हैं अल्कली या NaOH। कंडीशन में बेटा यहां पर ये बात आप ज़हन में रखना, वैसे तो जनरली कंडीशन होती है जी हीट अंडर रिफ्लक्स, है ना, टेम्परेचर, कैटालिस्ट। यहां पर बेटा कंडीशन में आपने लिखना है एक्वस, फिर ये आगे लिख दें आप हीट अंडर रिफ्लक्स। लेकिन बेटा जो फर्स्ट मार्क होगा ना वो इसके, अगर आप एक्वस नहीं लिखेंगे तो सिर्फ हीट अंडर रिफ्लक्स से मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर अगर हम रिएजेंट नहीं लिख दें कि एक्वस है तो वो नहीं भाई, ठीक नहीं ना, होगा? नहीं भाई, रिएजेंट का मतलब होता है जो रिएक्शन कर रहा है। क्या वाटर रिएक्शन कर रहा है या NaOH रिएक्शन कर रहा है? NaOH। तो बेटा रिएजेंट में NaOH और कंडीशन में एक्वस लिखना है आपने। इसी तरीके से भी मैं आपको जब एथेनोलिक का करवाऊंगा
तो वहां पर भी आपको यही बात रिपीट करनी है। हीट अंडर रिफ्लक्स लिखेंगे बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि हीट अंडर रिफ्लक्स नहीं, हीट अंडर रिफ्लक्स अगर सिर्फ लिख कर आ जाएंगे ना मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक्वस भी कंडीशन है बेटा। देखिए कंडीशन वो होती है, मेरी बात सुनिए, कंडीशन वो होती है जिसके बगैर रिएक्शन ही ना हो। अगर मैं यहां पर NaOH और एथेनोलिक ले लेता, अल्कोहलिक, तो भी आपको मैं आगे बताऊंगा कि अल्कोहलिक NaOH के साथ क्या रिएक्शन होता है। वो ये नहीं बनता बेटा, वो कुछ और बन जाता है। तो इस लिहाज से एक्वस का होना भी कंडीशन हुई या नहीं हुई? यस सर। तो बेटा ये कंडीशन है। अब हम आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन पर। बस ये लास्ट रिएक्शन है बेटा, उसके बाद क्लास हम खत्म कर देंगे। और कल हम इंशाल्लाह बेटा हेलोजन एल्केन, और परसों हमारी ऑर्गेनिक रिवीजन खत्म हो जाएगी। कल कौन सा वाला? जी बेटा, कल किस चीज की रिवीजन है? बेटा कल अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर। ठीक है तो कार्बोनाइल की हो चुकी है। कार्बोनाइल उसके बाद होगा ना बेटा, बस दो क्लासेस में आपकी आगे ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, फिर हम फिजिकल पे आएंगे। ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम एलिमिनेशन रिएक्शन पर आते हैं। इसका बेटा मैंने एक दो रिएक्शन रखे हुए निकाल कर, वो जरा भी आप करेंगे मेरे साथ। पहले इसके रिएक्शन समझ लें। एलिमिनेशन रिएक्शन में बेटा ये होता है कि आप जब भी कोई हेलोजन एल्कीन लें, और बेटा इसका अल्कली से रिएक्शन करवाएं, लेकिन वो जो अल्कली है वो वाटर में नहीं, वो वाटर में नहीं बेटा। जी बेटा, एथेनोलिक अल्कोहलिक अल्कली हो, तो उसके रिजल्ट में अल्कीन बन जाता है भाई, अल्कीन। बेटा अब एक बात मेरी सुन लें, वो ये मैं भी आपको इसका सारा बताता हूं बेटा। एक बात लेकिन सुन लें, जब भी क्वेश्चन के अंदर वो हेलोजन एल्केन से एल्कीन बना रहा होगा, तो समझ जाएं बेटा कौन सा रिएक्टेंट उसने, कौन सा रिएजेंट यूज किया है। एथेनोलिक NaOH। हाँ, उसने NaOH यूज किया है किस कंडीशन के साथ? अल्कोहल डालकर। जब भी हेलोजन एल्केन से एल्कीन बनेगा तो समझ जाएं वहां पर अल्कोहलिक NaOH यूज हुआ है। बेटा एल्कीन बनाने का कोई और मेथड भी है फ्रॉम अल्कोहल, वो क्या था? यस सर, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, ठीक है। और एक मेथड ये है कि आप हेलोजन एल्केन के अंदर अल्कोहलिक NaOH डाल दो। बेटा इसका सर इसके मैकेनिज्म अलावा इसके और कंडीशन तो नहीं है राइट ना सर? सर लाइक हीट एंड रिफ्लेक्स वगैरह तो नहीं है राइट सर इसका? है बेटा, है, वो तो है, यहाँ पर बिल्कुल है, हीट ठीक एंड है सर। रिफ्लेक्स बिल्कुल है बेटा। अब बेटा मेरी बात सुने, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैंने बताना है यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि क्या हो रहा है। शॉर्टकट तो ये समझे कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा बेटा, शॉर्टकट्स पहले समझ लें कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, अल्फा कार्बन से क्या चीज रिमूव होगी जी? फंक्शनल ग्रुप सर। हाँ, फंक्शनल ग्रुप आपका हेलोजन। बीटा कार्बन से क्या रिमूव होगा? हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड कहां बनेगा? अल्फा और बीटा के सर दरमियान। दोनों के बीच अल्फा में सर, बीटा के अल्फा बीटा दरमियान। के बीच में सर। जी, तो बेटा अगर आप गौर से देखें तो क्या चीज एलिमिनेट हो रही है? सर क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो HCl को मिलाकर बोलें तो इसको बोलेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और हेलोजन रिमूव हो रहा है बेटा, तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन और डबल बॉन्ड बन रहा है। अभी मैं इसका मैकेनिज्म कराता हूं, लेकिन पहले एक और एग्जांपल बेटा देख लें। सही है ना? पूछते डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। नहीं बेटा, ये आपको ऐसे ही बताया मैंने, मार्किंग स्कीम में एक दो जगह उसने लिखा हुआ है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन स्लैश डालकर, कि अगर किसी बच्चे ने ये लिखा है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आपके सिलेबस में एलिमिनेशन ही है। ठीक है। अब बेटा देखिएगा, अभी फिलहाल आप यही रूल बस लगाएं, फिर मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूं। कि अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बेटा कितने कितने प्रोडक्ट बनेंगे, पहले मुझे ये बताएं। अच्छा पहले तो ये बताएं जी कि होगा क्या। ये आपका हेलोजन एल्केन है और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं आप एक्वस एल्कली के साथ, क्या बनेगा जी? फंक्शनल ग्रुप बताएं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनेगा? एल्कीन बनेगा सर। अल्कीन बनेगा। बेटा तरीका ये बताया है कि अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से क्या रिमूव होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सर। बेटा एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि अल्फा और बीटा इस यहां पर बेटा 1 2 कि 1 2 के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है बेटा, पॉसिबिलिटी एक। यस सर। यस सर।
दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये है कि आपको पता है कि यहां पर 2 बीटा कार्बन है बेटा, एक बीटा कार्बन ये भी आपको नजर आ रहा है, तो क्या यहां से HCl निकल सकता है या नहीं? निकल सकता है सर। तो जब यहां से निकलेगा तो आपके पास क्या बनेगा बताएं? सर 2 और 3 के बीच में हमारे पास वो डबल बॉन्ड बनेगा, ब्यूट-2-इन। ब्यूट-2-इन नहीं सिर्फ बनेगा, सिस ब्यूट-2-इन और ट्रांस ब्यूट-2-इन बनेगा। 2 चीजें बन सकती है यहां से निकल के। और जो कि सर डबल बॉन्ड सेंटर में आ गया ना सर, तो जी बेटा, लेफ्ट यहाँ राइट पर आपके डिफरेंट पास ऑप्शंस। वो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। अक्सर बच्चे ये बनाकर आ जाते हैं बेटा, ब्यूट-1-इन बनाते हैं, ब्यूट-2-इन बनाते हैं, लेकिन उनको ये याद नहीं रहता कि ये जो अब हम बना रहे हैं ये सिस और ट्रांस 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास होंगी, ठीक है। लेकिन सर ये करना मेंशन तो नहीं राइट ना सर कि सिस ट्रांस ब्यूट-2-इन बनेगा, हम खाली ब्यूट-2-इन तो लिख के आ सकते राइट सर। अगर आप ब्यूट-2-इन लिख कर आएंगे तो फिर आपके 2 ही आइसोमर आपने लिखे ना, उसने 3 आपको बेटा ब्लॉक्स नीचे दिए होते हैं। ठीक है सर। तो इसका जब 3 देगा इसका मतलब है वो आपसे ये चाह रहा है, ये आपसे बनवाना चाह रहा है। सर अगर सिर्फ इसका नॉर्मल कभी पूछे कि राइट द रिएक्शन ऑफ दिस मतलब इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, तो फिर तो हम कोई एक प्रोडक्ट लिख सकते हैं। जी बेटा, कोई एक बिल्कुल लिखेंगे, सही कह रहे हो आप। ये उस वक्त बाकी लिखना दो के है साथ आपने बेटा, उस वक्त लिखना है जब आपसे कहे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इसमें जो मतलब प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन से बन सकते हैं, फिर आपने लिखना है ब्यूट-1-इन, सिस ब्यूट-2-इन, ट्रांस ब्यूट-2-इन। ठीक है सर। अच्छा बेटा, अब आ नॉर्मली जाए। तो एक ही लिखेंगे ना, जी बेटा, नॉर्मली तो एक ही प्रोडक्ट लिखेंगे सर अगर ये नॉर्मली तो वो एक ही पूछता है बेटा। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दूं कि ये होता कैसे है। वैसे तो ये समझने के लिए काफी है बस कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, और साइड प्रोडक्ट अगर आप बनाना चाहती हैं तो NaCl और वाटर। साइड प्रोडक्ट क्या बनेंगे? NaCl और वाटर। बार बार बता रहा हूं कि अब मैं जो आपको चीज बता रहा हूं मैकेनिज्म सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन देखें लाजमी बेटा कि हुआ क्या है। बेटा ये बताएं, आपने जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था उसमें OH किस में डिसॉल्व किया हुआ था भाई? सर एक्वस के अंदर। वाटर में। तो जब OH को आपने एक्वस में डाला था तो उसको आप क्या नाम दे रहे थे? क्या आप उसको न्यूक्लियोफाइल कह रहे थे या नहीं कह रहे थे? यस सर। सर कह रहे थे सर। यस बेटा, ये बात याद रखिएगा कि एक्वस OH की जो नेचर है ना, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। लेकिन बेटा जो अल्कोहलिक OH है ना, देखिए इसके चेंज होने से ना कितना फर्क पड़ता है। अल्कोहलिक OH इज अ बेस। प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम पता सर। हाँ, ये बेस है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के उसमें। बेटा ये अल्कोहलिक OH जो होगा, ये बेटा यहां पर ये बेस है, इसकी नेचर बेस है, और इसको बेस को क्या चाहिए? प्रोटॉन चाहिए बेटा। तो ये किस पर अटैक करता है? बीटा कार्बन के किसी भी एक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ऐसे करके। बेटा ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये इस अल्फा और बीटा के दरमियान जाएगा, और यहां से ये जो वीकर बॉन्ड है ये टूट जाएगा बेटा। ये है इसका मैकेनिज्म, 3 एरो में एक्सप्लेन हो जाता है। कैसे? फिर सुने। OH अल्कोहलिक एज अ बेस काम करता है। बेस, ये चीज आपने याद रखनी है कि बेस ने बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया और हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाकर क्या बन जाएगा? वाटर। ये जो बेटा बॉन्ड है ना कार्बन हाइड्रोजन का, ये शिफ्ट हो जाएगा अल्फा बीटा के दरमियान और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बेटा आपके पास यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है। ये मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है? नहीं बेटा, सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि इसको लाजमी बेटा वो कर लें, ताकि आपको बास चीजें जो है ना बेटा उसने सिलेबस में मेंशन नहीं की हुई, लेकिन कुछ चीजों को वो लिंक करके कहता है जी नहीं जी ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा थी, ये इस तरह लिंक हो रही थी। तो एज सच आप अगर सिलेबस पढ़ें उसमें कहीं पर उसने नहीं पूछा हुआ, और कोई पास पेपर देखें तो कहीं पर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं आया हुआ बेटा कि मैकेनिज्म लिखें। टोटल 5 मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है। फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, SN1, SN2 और कार्बोनाइल कंपाउंड का जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद कर लें बेटा, बुरे वक्त का पता नहीं होता। ठीक है सर। तो बेटा ये आपका हेलोजन एल्कीन खत्म हो गया है। तो मेरा ख्याल है हम क्लास, अभी टाइम क्या हो रहा है बेटा? 10 मिनट है, मेरा ख्याल है क्लास खत्म कर देते हैं अभी। और बेटा मैं एक बात बताऊं, एक